तो अगर आपकी इनकम 4,347 रुपए से ज्यादा है तो आप टॉप 90% में। देश की पढ़ी लिखी जनता चुप है, तो ऐसी पढ़ाई लिखाई का में कोई फायदा नहीं है। अगर आपकी जबान बंद हो गई है, आप बिक गए हो, शुभंकर मिश्रा बिक गया, अब तो एनडीटीवी चला गया, अडानी का चैनल है। आज के समय पे वो एजुकेशन की कौन सी डिग्री जिसमें सबसे ज्यादा पैसा है? और एक रील आजकल हर जगह, हर एक क्रिएटर ने रील बना रखी है। एक कंपनी वाला आता है, गोलगप्पे वाले से पूछता है तू कितना कमा लेता है। गोलगप्पे वाला कहता है बाबू जी 4,000 रुपए डेली का तुम्हारी नौकरी बेकार है। तो इसको सुन के, पढ़ के, देख के क्या सीखोगे आप? इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड स्कैम। He is now corrupt। जब से इंडिया ये, तब से देखिए आप कितने नीट एग्जाम्स आपके लीक हुए हैं, कितने आपके रेलवे एग्जाम्स लीक हुए हैं, एग्जाम्स हुए ही नहीं है, स्टूडेंट्स वेट करते रह जाते हैं। हमने अंगूठा छाप अनपढ़ को अपने सर पे बैठा रखा है। हमने वोट क्यों दिया? वोट बिकी हुई है सर। जजेस को धमका दिया गया है। जजेस आर नॉट सेफ इन इंडिया। 5 साल में कौन कौन से वो जोड़ हैं जो बिल्कुल ही चली जाए? तुम अगर बड़े पूंजीपति के बच्चे नहीं हो तो तुम्हारा कोई भला नहीं है। सभी नेताओं के बच्चे बाहर पड़ रहे। 97 करोड़ वोटर्स हैं, ठीक है। जब इलेक्शन इतने पीसफुली हो जाते हैं तो जो 23-24 लाख एग्जाम्स होते हैं वो क्यों? एक बच्चे को आपने 3 जगह प्लेस कर रखा है। साफ दिख रहा है वो फोटोशॉप है, साफ दिख रहा है। अगर आप गौर से देखोगे चेहरे को, दैट इज फोटोशॉप, दैट इज पेस्टेड अलग से। तो ये डेमोक्रेसी है या ब्यूरोक्रेसी है? ना ये डेमोक्रेसी, ना ये ब्यूरोक्रेसी, ये है। हाँ, तो अगर पढ़ाई से ही सब कुछ हो जाता तो टीचर इस दुनिया पर राज करे। टीचर डे के दिन पर ही गेव अ स्पीच, और स्पीच में उन्होंने बोला कि जो कुछ नहीं करता वो टीचर बन जाता है। देश का फ्यूचर युवा के हाथ में है। देश का फ्यूचर युवा के हाथ में नहीं है, देश का फ्यूचर है पॉलिटिशियन। तो बच्चों से मैंने बात की कि देखा बच्चे ये चीज बताओ, तुम पढ़ने में तो अच्छी हो, तुम्हें और कोई इंटरेस्ट है, तुम्हारी हॉबी क्या है? राइट। आप बिलीव नहीं करोगे, बच्चे ने मुझे कहा कि सर आप यू द फर्स्ट पर्सन जिस तरह मेरी हॉबी। सर आप एक टीचर, आपके पास बहुत सारे बच्चे रहते हैं, पढ़ाते हो आप उनको। टीचर का मेन एजेंडा बच्चे को सक्सेसफुल बनाने का होता है या एक्सीलेंस बनाने का? आदित्य सर, स्वागत है आपका। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। जिंदाबाद। वैसे आप, मैंने देखा वीडियो में बहुत ब्लंट बोलते हो आप चीजें। बोलना ही डर नहीं पड़ेगा। लगता लेकिन आपको? काय का डर? काय का डर? मेरे ऊपर मेरे श्री कृष्णा बैठे हुए, उन्होंने जीवन दिया है, निरंतर सांसें दे रहे हैं, मुझे अनलिमिटेड ब्रेथ्स मिल रही हैं। उनकी इच्छा होगी वो रोकेंगे, ये कौन होते हैं रोकने वाले मेरे? काय का डर? कुछ नहीं होगा। चलो पहला सवाल, अगर आज का पॉडकास्ट अभी आपको कोई स्क्रीन पे देख रहा हो तो आज का पॉडकास्ट उसको क्यों देखना चाहिए? सच्चाई के लिए। जो झूठ परोसा जा रहा है उससे अपने माइंड खोलने के लिए। ये नहीं कि भाई जो सुनना है बस हम वही सुनेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं सुनेंगे। ये तो नहीं करना चाहिए। तो अगर आप सच्चे हो, और मैं कहूँगा अगर आप में सच में दिमाग है और दिमाग का इस्तेमाल करना चाहते हो, और चाहते हो कि आपका दिमाग संजो के म्यूजियम में ना रखा जाए, तो आपके पॉडकास्ट देखनी चाहिए। मेरा आपसे डिस्कशन हुआ था कि विल टॉक अबाउट द इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे। वैसे तो आई डोंट नो, ना तो मुझे उसमें एजुकेशन दिखती ना मुझे सिस्टम दिखता, बट एक तरफा हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं। एक तरफा हम बात करते हैं कि इंडिया बिकम अ 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। क्या पॉइंट ऑफ व्यू? मैं पहले इंडियन इकोनॉमी पे बात करना चाहूंगा आपसे। देखिए, जीडीपी के हिसाब से $4 ट्रिलियन इकोनॉमी है, तो हम 4th लार्जेस्ट एज पर द स्टैट्स कहे जा रहे हैं। ठीक है, वो भी ठीक है, पर जीडीपी सिर्फ और सिर्फ आपके पर कैपिटा इनकम के हिसाब से भी देखनी चाहिए। आप जैसे हमने जापान को क्रॉस कर लिया है। जापान को क्रॉस करने के लिए वहां पर उनकी 123 मिलियन की पॉपुलेशन है, और उनका पर कैपिटा इनकम है $3500। और डॉलर के रेट आपको पता ही है, हर बार बढ़ती जा रही है बेटे। 87 रुपीज के करीब हो गए, आप कैलकुलेशन कर लीजिए अराउंड करीब करीब 2.5 लाख रुपए से ऊपर, 3-3.5 लाख के ऊपर है। मैं उसको कन्वर्ट नहीं कर रहा, बिकॉज मैं तो बता रहा हूँ, स्टेट्स बता रहा हूँ, 3.5 लाख रुपए पर 123 मिलियन। आप निकालो प्रति व्यक्ति जो आय है, जो इनकम है पर पर्सन, वो कितनी है? और भारत में $2880, $2880 के हिसाब से। और वो भी तब है जो हमारे जो पूंजीपति है उनकी अगर आप इनकम निकाल लोगे टॉप 1% की, तो असली जीडीपी आपको दिखेगी। तो जो वेल्थ एग्रीगेटर्स हैं हमारे, अडानीज, अंबानीज, लिटरली मैं नाम लेके बोलूंगा, मुझे नहीं डर लगता, क्योंकि लोकसभा में स्पीकर बड़े डर जाते हैं
लोकसभा के स्पीकर जो हमारे हैं ओम बिरला साहब, बहुत बहुत उनका मुंह लटक जाता है क्योंकि अडानी अंबानी की बात करता है, कहते ये नहीं करने का, ये नहीं करने का। तो मैं तो नहीं डरने वाला। तो भाई मैं तो बोलूंगा कि इन्होंने वेल्थ एग्रीगेट कर रखी है और अपनी खुद की जमाई पूंजी पे अपने ही धन, अपना ही घर बसाने के चक्कर में है, और ये दिखा दे हाँ भी $4 ट्रिलियन है। तो हम वी आर ए थर्ड वर्ल्ड नेशन भाई, हम तीसरी दुनिया कही जाते हैं, क्योंकि हम ना तो पहली दुनिया मतलब हम अमेरिका के साथ नहीं गए, हम सोवियत संघ के साथ नहीं गए, हमने कहा हम किसी का साथ नहीं देगा, हम अपना नॉन अलाइन मूवमेंट रखेंगे। ना तो हम अमेरिका के खेमे में जाएंगे, कैपिटलिस्ट नेशन बनेंगे, ना ही हम बनेंगे प्राइवेट पब्लिक नेशन जैसे हमारे सोशलिस्ट होते हैं। हमने क्या रखे थे, मिक्स्ड इकोनॉमी रखी थी, हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल पे चले थे, और वो बढ़िया चल रहा था हमारा। टाटास एंड बिरलास दोनों ने मिलके एक ने एजुकेशन सिस्टम का बेड़ा उठाया, बिरलास ने, और टाटास ने इंडस्ट्रियल सेक्टर को आगे बढ़ाया। हम उस राह पे चले थे। तो उस राह पे चल के तो एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया चल रहा था हमारा। हमारे जो पिछली जनरेशन बेबी बूमर्स की जनरेशन, हम तो क्या 90s किड्स हैं, हमने तो वक्त देखा है, बदलता हुआ देखा है। तो वी हैव सीन दैट कि भाई लास्ट 15-20 सालों में क्या फर्क देखने को मिला है। अब जो जनरेशन है उनके पास इतनी जानकारी, इतनी इंफॉर्मेशन है, सब कुछ है, पर वो इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि अब डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हो गया। पहले हमारे डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे। ये भी बोला जाता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड स्कैम दीस डेज। इज इट ट्रू? हाँ, मैं मानता हूँ, पर लेकिन ये भी कहूंगा कि 10 में से 6 नंबर दूंगा एजुकेशन सिस्टम को। मैं पूरी तरह इसको नेगेट नहीं करूंगा, कैसे हम भी बड़े हैं यार। देखो आप पढ़े हो लाइक 90s की हो आप, ठीक है, हाँ, मेरा भी सेम वही है, ठीक है। हाँ, जो हमारे टाइम पे एजुकेशन थी वो प्रॉपर फॉर्मल एजुकेशन थी जिसमें एकेडमिक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करते थे। आज वैसा नहीं है। एकेडमिक्स आज भी प्ले करते हैं, पर आज डिस्ट्रैक्शन है। आज की जनरेशन पैदा हुई है सोशल मीडिया से, दैट्स ट्रू। उठते ही उनको सारी जानकारी मिल रही है, पर उनको ये नहीं पता कि सही क्या है, गलत क्या है। जो वो कह रहा है वो सही कह रहा है क्या, वो गलत कह रहा है। सिंपल सी बात है, मैं आपकी फोटो का इस्तेमाल करके फोटो लगा दूं और नीचे कोट लिख दूं, क्या मैसेज जाएगा कि आपने वो कोट बोला? तो सो टू मच इंफॉर्मेशन। यस इट इज। कौन करेगा? पेरेंट्स जो बन रहे हैं वो खुद बच्चे हैं अभी, यंग यंग शादी कर ली जल्दी, सोसाइटी बोले बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो, कर दिया जी, और खुद बड़े हुए नहीं है, खुद फोन में लगे रहते हैं। तो बच्चा भी उनको देख के बड़ा होता है कि अच्छा ये भी फोन में लगे तो हम भी फोन में लगेंगे। जेन अल्फा हमारा। तो सिचुएशन सारी हमारे सोशल मीडिया से रिलेटेड है। न्यूजीलैंड इज द फर्स्ट कंट्री जहां से 14 साल की उम्र तक के बच्चों को स्मार्टफोन और सोशल मीडिया यूज करने से मना कर दिया। हैट्स ऑफ टू देम। हमारी कब अकल आएगी भाई, छोटा सा देश है। छोटा सा देश कितना होगा हमारा, ये हरियाणा के आधे, एक तिहाई हिस्से का छोटा सा है हिस्सा। उतना छोटा सा देश तगड़ा डिसीजन ले सकता है, हम 146 करोड़ की जनसंख्या वाले देश हमें डिसीजन नहीं ले सकते। हमें सोशल मीडिया पसंद है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में 5 पॉइंट्स होते हैं, 5 पिलर्स होते हैं, 5 एजुकेशन में डिवाइड होता है। पहले प्री स्कूल आता है सबसे पहले, तो फिर आपका प्राइमरी एजुकेशन आता है, फिर सेकेंडरी, देन सीनियर सेकेंडरी, देन सीनियर सेकेंडरी आप मतलब 12th पार करते हो, उसके बाद आपका ग्रेजुएशन, देन पोस्ट ग्रेजुएशन, देन हायर एजुकेशन अगर आपको कुछ करना है आगे तो। जैसे पीएचडी के बाद पोस्ट पीएचडी भी होती है आपकी, ये जैसे हम पोस्ट डॉक्टरेट भी कहते हैं। पोस्ट डॉक्टरेट भी करने को निकलते हैं, उसमें 1 साल की पोस्ट डॉक्टरेट होती है जो पीएचडी करते हैं। वो भी तरीका है, वो खैर बाहर लोग जाके करते हैं ज्यादातर, या भारत में रह के कुछ लोग कर लेते हैं, ऑनलाइन ही कर लेते हैं। तो ये सिस्टम है हमारा। ठीक है। 90% इंडियन पेरेंट्स का सपना ये रहता है कि वो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएगा, वो अपने बच्चे को इंजीनियर बनाएगा, वो अपने बच्चे को ऑफिसर बनाएगा, वो अपने बच्चे को आईएएस पीसीएस बनाएगा। बट जितने भी आप इस सराउंड के जितने भी एग्जाम आज तक इंडिया में हुए हैं या अब हो रहे हैं या पहले से होते हुए आए हैं, आज की डेट में यूपीएससी को हम सबसे एक हाई लेवल का एग्जाम मानते हैं कि वन ऑफ द रिफाइंड फॉर्मेट में एग्जाम होता है, बट वहां तक भी स्कैम पहुंच चुका। फिर किस इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं सर 10 साल में सब बिगड़ गया मामला। कैसे बताओ? पिछले 10 साल में एनटीए जब से बनी है, एनटीए का उद्देश्य क्या था बनाने का, ये सारे एग्जाम्स को इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पे लाने का, कि आपको अलग अलग एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, आप एक एग्जाम दीजिए और आप इंडियन कोर्सेज के लिए, इंडियन फील्ड्स में आप जाने के लिए रेडी है। राइट। उद्देश्य बहुत ही प्यारा था, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन उतना ही वाहियात।
जैसे अलाउद्दीन खिलजी का, सॉरी खिलजी की बात कह रहा हूँ मैं किसी और की, जिसमें शायद खिलजी था, कौन था जिसने अपने वो दिल्ली से दौलतपुर उसने कर दी थी, उसने शिफ्ट कर दिया था, तो उसके दिल्ली सल्तनत की बात दिल्ली कर। सल्तनत की बात, उसमें हाँ का हाँ पर्सन था, कोई था जो नाम भूल रहा हूँ, फॉरगेटिंग द नेम, उसने थोड़ी बेवकूफ वाली हरकत की थी, तो वैसे ही गवर्नमेंट ये भी बेवकूफ वाली हरकत कर रही है विदाउट एनी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। जीएसटी जैसे इम्प्लीमेंट किया, ऐसे ही आपका एनटीए भी इम्प्लीमेंट किया। एनटीए इज नाउ करप्ट बॉडी। जब से एनटीए है तब से देखिए आप कितने नीट एग्जाम्स आपके लीक हुए हैं, कितने आपके रेलवे एग्जाम्स लीक हुए हैं, एग्जाम्स हुए ही नहीं है, स्टूडेंट्स वेट करते रह जाते हैं, एस्पिरेंट्स वेट करते रह जाते हैं, और जॉब्स फिर कैसे भर्ती होगी, बिना एग्जाम्स के कैसे भर्ती होगी। तो इसको मैं स्कैम कहूंगा, पिछले 10 साल में सारा स्कैम है। उससे पहले बहुत सिचुएशन इससे लाख गुना बेहतर थी। हाँ, उस समय भी कमियां मैं बोलूंगा, उस समय सरकार में कमियां रही होंगी, बिल्कुल रही होंगी। हमने एटलीस्ट सरकार वो सुनती तो थी। ये सरकार तो वो बिना सुनने की कहते नहीं नहीं सब चंगा सी, सब चंगा सी। आप एंटी बीजेपी हो? नहीं। एंटी बीजेपी कह सकते हो मुझे, मैंने देखा है बीजेपी, मतलब आई लव दैट बीजेपी। जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, अरुण शौरी थे उसमें, लाल कृष्ण आडवाणी थे, दिस बीजेपी इज वेरी टॉक्सिक। 10 साल के इंडियन एजुकेशन सिस्टम के कौन से आपको सबसे बड़े स्कैम लगते हैं जो नहीं होने थे? सबसे बड़ा तो ये आपका नीट पेपर का एग्जाम है। 2024 वाला। हाँ इसमें तो बिल्कुल, कोर्ट ने भी अभी कुछ कोर्ट में कोर्ट बिकी हुई है सर, जजेस को धमका दिया गया है। जजेस आर नॉट सेफ इन इंडिया। हमारा सीजीआई जाके प्रधानमंत्री को अपने उसमें लेके आता है गणेश आरती पे, जबकि एज एन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ही वाज होल्डिंग एट दैट टाइम, नो नो एसोसिएशन विद एनी पॉलिटिशियन शुड अकर। बट हर चीज आपने ताक पे रख दी है, आपने संविधान को ताक पे रख दिया, आपने कॉन्स्टिट्यूशन को ताक पे रख दिया। कौन सुनेगा? कोर्ट्स भी बिकी हुए हैं भाई, कोर्ट सिस्टम उनके पूरे हाथ में, मीडिया उनके हाथ में, सब कुछ वो चला रहे। आपकी बात कुछ सुनने वाला है ही नहीं। सिंपल सा एग्जांपल आपको मैं दूंगा, प्याज की रेट बढ़ी थी, 150 रुपए हुई थी प्याज की। सिंपल सा एक कॉन्क्लेव जैसे इंडिया टुडे कॉन्क्लेव करता है, उसमें लोगों ने निर्मला जी से प्रश्न पूछा कि मैम प्लीज कुछ बताइए इसके बारे में। आराम से एमिकेबली प्यार से पूछा गया था। मैं प्याज नहीं खाती। व्हाट रबिश इज दैट? व्हाट रबिश इज दैट? जब रेल हादसे हुए, अभी रिसेंटली हादसा हुआ था, ये लोकल ट्रेन का 5 लोग का, जिसको स्पिरिट ऑफ मुंबई बोल बोल के इन बड़े पूंजीपतियों ने बड़ा बोला था, स्पिरिट ऑफ मुंबई, स्पिरिट ऑफ मुंबई है। ये इन सबके मुंह पे ताले लगे हुए हैं। सवाल क्यों नहीं पूछा जाए रेल मंत्री से? रेल मंत्री से सवाल पूछा गया, नहीं हम कर रहे हैं, वो फिर रोने की एक्टिंग भी होती है। मतलब क्या मजाक चला रखा तुमने देश का? तो मैं कहूंगा एजुकेशन सिस्टम में, मैं स्टूडेंट्स कहूंगा बेटा तुम्हारी अब कोई नहीं पूछने वाला। तुम अगर बड़े पूंजीपति के बच्चे नहीं हो तो तुम्हारा कोई भला नहीं है। सभी नेताओं के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, सभी के। वाटरलू में एक आर्टिकल भी आया था, 56 ठीक है, के बच्चे बाहर पढ़े। ये तो आर्टिकल आया, अभी तो बहुत, अभी लेटेस्ट परसों का आर्टिकल है, 3 टाइम्स हमारे स्विस बैंक के अंदर बढ़ गया, वो $45 ट्रिलियन हो गया ना। हाँ हाँ। है ना? कहाँ काला धन लाने की बात की जा रही थी, और ट्रिपल हो चुका है काला धन। और ये भी तो एक एजुकेशन स्कैम है ना, जो भी 2 दिन पहले आईआईटी जेईई का रिजल्ट आया है। वो तो एक जो अखबार में एक बच्चे का वो 3 जगह फोटो, एक बच्चे को आपने 3 जगह प्लेस कर रखा है। साफ दिख रहा है वो फोटोशॉप्ड है, साफ दिख रहा है, अगर आप गौर से देखोगे चेहरे को, दैट इज फोटोशॉप, दैट इज पेस्टेड अलग से। और ये पहले भी हो रहा है। तो ये सब स्कैम चल रहा है ये पूरा। तो अब तो मैं नहीं कहूंगा कि अब स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल है अब। और मैं बस ये कहूंगा कि यूपीएससी और इन सब के बजाय आप पहले अपने स्किल्स पे फोकस करो, ठीक है? और बहुत मुश्किल है, आई नो दैट, बहुत मुश्किल है। ये भी सुनने को मिला था कि अगर आप इंडिया में रह के सरकारी नौकरी की तैयारी करो तो ये सबसे बड़ा स्कैम। बिल्कुल है, मैं तो मानता हूँ, क्योंकि आप तैयारी करके यूपीएससी कर क्या लोगे आप उन्हीं नेताओं के तलवे चाटोगे। आपकी ना तो, अगर आप मुखर होके बोलोगे तो आपकी पोस्टिंग इधर उधर करती जाएगी, ट्रांसफर करते जाएगा, यही होगा। तो ये डेमोक्रेसी है या ब्यूरोक्रेसी है? ना ये डेमोक्रेसी है, ना ये ब्यूरोक्रेसी, ये है ऑटोक्रेसी। हम अभी डिक्टेटरशिप के लेवल में, हम इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी तक हम पहुंच चुके हैं। मीडिया के जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम सबसे नीचे जा चुके हैं। तो वी आर बिकमिंग एन ऑटोक्रेसी, जस्ट लाइक किम जॉन अन का डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, डीपीआर के। शायद हम ये भी कहलाएंगे डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ इंडिया।
जिसमें एक फैमिली, एक राज करेगा, एक सोच राज करेगी, उस सोच के अलावा कोई और सोच रखने वाला होगा, उसे एंटी नेशनल घोषित कर जाएगा, देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। या तो देश में रहोगे तो हमारे तरीके से रहो, अन्यथा तुम नहीं रह सकते। एंटी नेशनल हो जाओ। बिल्कुल शैडो बैन हो जाओगे, कंप्लीट हो जाओगे। बट इसमें उन बच्चों की क्या गलती है जो बच्चे 2-2 3-3 साल मेहनत करके आईआईटी, जेई, नेट, यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, बावजूद उसके 2024 वाला कोर्ट ने कोई नहीं बोला, आपने जो बता दिया, ठीक है। माँ बाप जब बच्चे को स्कूल में लेके जाते हैं ना, ठीक है, तो माँ बाप की जो मेंटालिटी और जो इमोशन होते हैं बच्चे के, हर एक माँ बाप के होते हैं, ठीक है, तो वे कल को मेरा बच्चा एक अच्छी एजुकेशन ले ले। अब अच्छी एजुकेशन की डेफिनेशन बहुत चेंज हो चुकी है। बिल्कुल। स्कूल के लिए माँ बाप बन चुके हैं एक सो कोल्ड कस्टमर, बच्चा बन चुका है प्रोडक्ट, ठीक है। पहला सवाल मेरा ये कि एजुकेशन इतनी एक्सपेंसिव क्यों हो रही है इंडिया में? बाहर अगर यूरोपियन कंट्री में आप जाओ तो वहां पे सिर्फ 2 डिकेट्स होते हैं। पहला कि आप प्राइवेट स्कूल अफोर्ड कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, या आप एक गवर्नमेंट, एक दो एंटिटी होती है, प्राइवेट और गवर्नमेंट। और बाहर के यूरोपियन कंट्रीज की जितनी भी सरकार होती है वो हमेशा प्राइवेट से ऊपर होती है, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट यहाँ है। हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर यहाँ पहुंचा होगा, गवर्नमेंट यहाँ बैठी हुई है, तो डिफरेंस आ जाता है एजुकेशन में। तो वहां पे जो एजुकेशन का लेवल है, ठीक है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। हमारे यहाँ पे वो एजुकेशन इतनी एक्सपेंसिव हो जाती है, इतनी एक्सपेंसिव हो जाती है। ये बात कर रहा हूँ मैं प्राइमरी से लेके आपके सीनियर सेकेंडरी और हाँ सीनियर सेकेंडरी तक पूरा, हाँ सेकेंडरी तक पूरा, एलकेजी से लेकर 12वीं तक 12वीं पूरा। तक पूरा, ठीक है। पूरा। उस टाइम डिकेट में बच्चा सिर्फ निकलता है एक रट्टू तोता बन के। स्किल के नाम पे वो क्या लेके आया? कुछ क्वेश्चन लेकर आया। ये सब सिर्फ मैं भी उसके अगेंस्ट हूँ बिल्कुल, कि आपने, जैसे मैं खुद देखता हूँ बीटेक में, मैं तो अपने क्लास में बोलता हूँ कि बच्चा अगर तुम्हें अगर पढ़ना है तो तुम यार, ये नहीं होगा कि पूरा सेमेस्टर तुम निकलते जाओ और 3 घंटे में उगलना है तुमको जाके। अगर ये करना था तो बीटेक छोड़ दो। मेरा सवाल ये था कि ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई है और जो सेकेंडरी तक की पढ़ाई है, कौन सी ज्यादा यूजफुल लगती है आपको? यूजफुल मुझे नहीं लगती, कोई भी यूजफुल नहीं लगती, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज कम है उसमें। आपने सब्जेक्ट्स भर दिए, आपने फॉर्मूले भर दिए। मैं खुद अपने टीचर से लड़ लिया था। मैं बहुत मैथ्स में फेल रहा हूँ अच्छे से। अगर आप देखोगे तो मेरा 10th में जाके बड़ी मुश्किल से बामुशक्कत मेरे 88% आए थे बोर्ड्स में। तब थोड़ी बहुत इज्जत मेरी बच गई थी, नहीं तो मेरी इज्जत बिल्कुल नहीं थी। कौन से बोर्ड से थे आप? सीबीएसई, ओके। दिल्ली का ही सीबीएसई बोर्ड था, दिल्ली की मेरी पैदाइश है, वहीं पढ़ाई हुई है मेरी। तो मैं इतना डरता था, हुआ था मेरा मैथ्स के प्रति, बहुत डरता था। एक मुझे टीचर मिले थे, आज भी मैं उनसे मिलने जाता हूँ देहरादून में। ही इज आई थिंक टेस्ट 80 नाउ। वो अभी भी उनको मैं गुरु मानता हूँ। उन्होंने मुझे गड्ढे से बाहर निकाला, कि जो डरा हुआ सहमा आदित्य जो था उसको बाहर निकाला। वो कहता तुम कंसेप्ट समझो, और अगर 4 लाइनों में का सवाल सॉल्व हो रहा है तो 4 लाइनों में सॉल्व करना है, उसको फैलाने की जरूरत नहीं है। और स्कूल्स में क्या चल रहा था, 15 लाइन में सॉल्व करो इतने बड़े क्वेश्चन को बना के। क्यों? क्योंकि अभी भी वही मान सकता है 5 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम आधा पेज भरना चाहिए, 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 पेज भरने चाहिए, लगे तो क्या 10 नंबर का क्वेश्चन। ये सिचुएशन आज भी है, चाहे वो स्कूल एजुकेशन की बात कर लो, चाहे कॉलेज एजुकेशन की बात कर लो, हर जगह वही है। प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन का फंडा नहीं रहा। आप थोड़ी थोड़ी बात जो एनईपी लेकर आए, थोड़ा बहुत उसका कुछ लोगों ने अच्छा यूज करना शुरू किया, थोड़ी अकल लगा के भाई चलो इनको हम स्किल्स सिखाएंगे, आप एनपीटीईएल के कोर्सेज कर लो, या कोर्स के कोई स्किल कोर्सेज कर लो, या ये वहां जाके सीख के आ जाओ, इंटर्नशिप लेके आ जाओ, तो आपको हम कुछ क्रेडिट दे देंगे। तो अब थोड़ी बहुत सिचुएशन फिर भी ठीक हो रही है धीरे धीरे। वो भी कुछ चंद लोग हैं जो चेंज ला रहे हैं, अपने दिल से चेंज ला रहे हैं, जो जो बाय डिफॉल्ट इस प्रोफेशन में बाय चॉइस है। ज्यादातर मेरी कम्युनिटी में, मेरी टीचिंग कम्युनिटी में वो लोग आपको काफी मिलेंगे जो घुसाए गए हैं, जिनका मन नहीं था टीचिंग। जो कुछ हमारे प्रधानमंत्री साहब ने बोले 2015 का, मुझे अच्छे से याद है, ये स्टार्ट किया था उन्होंने, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन स्टार्ट कर दे 5 सितंबर को, टीचर्स डे के दिन। तो ही गेव अ स्पीच, और स्पीच में उन्होंने बोला कि जो कुछ नहीं करता वो टीचर बन जाता है। अच्छा। तो आप तो बता ही रहे हो यार ये चीज। यार वर्ल्ड लेवल पे बताओगे क्या? हाँ मैं जानता हूँ सत्य है ये। लोग बात तो ये भी बोलते हैं कि अगर पढ़ाई
इतनी कड़ी होती है, लेट्स एग्जांपल टीचर से ज्यादा कोई पढ़ाई नहीं करता, हाँ, तो अगर पढ़ाई से ही सब कुछ हो जाता तो टीचर इस दुनिया पर राज करो। ये वही वाली बात है। यहाँ हमारा इतना बढ़िया देश है जहाँ पे को टीचर से सर्टिफिकेट पूछे जाते हैं कि अच्छा आप ये एफडीपी अटेंड करके, एफडीपी मतलब फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, अगर आप कहीं दूसरे शहर में अटेंड करके आए हो तो आपको प्रूफ देना पड़ता है कि हाँ, आप सच में अटेंड करके आए हो। बाहर कोई प्रूफ नहीं पूछा जाता। सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इवन इन दुबई, कतर, सऊदी अरेबिया में रियाद और आपका जेद्दा, वहां पे कहीं प्रूफ नहीं पूछा जाता। ये भारत ऐसा हमारा प्रदेश है क्योंकि जो ऊपर बैठे हुए हैं ना लोग, वो टीचिंग भूल चुके हैं। उनको टीचिंग से कोई मतलब नहीं है, वो बस फालतू के बैठे हुए अपने बड़े शानदार कमरों में बैठे हुए, सूट बूट पहने हुए, 30 लाख महीना उनके जेबों में आ रहा है, बहुत सुखी है वो टॉप 1% में आते हैं। मैं आपको स्टैट बताता हूँ, 1% की मैं बता रहा हूँ कि हम इनकम की बात करते हैं। तो अगर आपकी इनकम 4,347 रुपए से ज्यादा है तो आप टॉप 90% में आते हो कंट्री में। ओके। अगर आपकी इनकम 11,856 या उससे ज्यादा है तो आप 80% में आते हो। और अगर आपकी इनकम 14,400 रुपए से ज्यादा है तो टॉप 70%। 16,900 रुपए से ज्यादा है 60%। और टॉप 50%, सोचिए कितना नंबर होगा। नहीं, मैंने ये नहीं पढ़ा। 20,000 रुपीज से अगर आपकी मंथली इनकम ज्यादा है तो आप टॉप 50% में आते हो। दिस इज द रियलिटी ऑफ इनकम रिलेटेड। आपने एजुकेशन की बात की, एजुकेशन क्यों करते हैं? कि लोग कहते हैं पैसे कमाने के लिए करते हैं। मैं बता रहा हूँ क्या पैसे कमाने के लिए करते हैं। 23,986 अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो टॉप 40% में आ रहे हो। 30,000 के करीब अगर आप टच कर रहे हैं, आपकी मंथली इनकम है तो टॉप 30% में आ रहे हैं। 38,105 दैट इज योर टॉप 20%। 66,141 से ज्यादा अगर आपकी इनकम है, मंथली इनकम कह रहा हूं, ईयरली नहीं कह रहा, टॉप 10%। अब बात करते हैं टॉप 1% की। कौन आता है टॉप 1% में? जिनकी मंथली इनकम 9,23,227 रुपए से ज्यादा। इतना डिफरेंस क्यों? वेल्थ एग्रीगेटर्स, पैसा, कुछ ही लोगों के जेबों में पैसा जा रहा है। 30,000 was close to 80%, 90%. आप 10% को देख लो, 10% 66,000 से ऊपर की इनकम है। 66,000। ये स्टेट कैसे है? स्टेट वाइज है और कैसे? ये ओवरऑल है? ये ओवरऑल है। ओवरऑल इंडिया की एवरेज मंथली इनकम जो है, एक एवरेज इंडियन की मंथली इनकम, एवरेज इनकम, और हम बात कर रहे हैं, हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। 0.04% ऑफ पॉपुलेशन के पास मोर देन 50% ऑफ वेल्थ है। आप चाहो तो इंडियन इकोनॉमिक सर्वे आया था भाई 24-25 का, गवर्नमेंट का डेटा बता रहा हूँ, जाके देख लो, पढ़ लो जाके, अगर पढ़ना आता है तो। क्योंकि मेरी बात से जो एग्री नहीं करते हैं वो अपने नाम के आगे लगाते कट्टर हिंदू, कट्टर ये, क्योंकि और कोई डिग्री नहीं उनके पास। वाओ। तो हमारे समय पे यूपी बोर्ड, हम उसमें पढ़े 80-85% 10th और 12th में लाना बहुत बड़ी बात थी, लाइक स्कूल के टॉपर थे। दूसरा सीबीएसई वाले, सीबीएसई वालों से हम compete ही नहीं कर पाते थे जस्ट बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। थर्ड आईसीएसई बोर्ड आया, और अब जो आया है आईबी। तो जो 5% इनकम वाले हैं ना, ये बच्चे जा रहे हैं आईबी में। हाँ। तो जो इंडिया की इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन रहेगा 95% वो 5% में से रहेगा। 5% हम आप जैसे रहेंगे। प्रॉब्लम कहाँ है एजुकेशन सिस्टम में? अब आते हैं डिग्री और जॉब की बात। पहले हमने किसी भी लेस एग्जांपल हमने एमबी किया, अब एमबी में हमने फाइनेंस और मार्केटिंग ले लिया और एक स्पेशलाइजेशन में हमने गो थ्रू कर लिया, तो पहले वो नौकरी 10, 15, 20 साल, 25 साल चल जाती थी। आज वाली नौकरी हर 4-5 साल में बंदा सफर कर जाता है। 5 साल में चीजों के प्राइस डबल हो जाते हैं, सैलरी डबल नहीं होती। 5 साल में आपके एक्सपेंस डबल हो जाएंगे, सैलरी डबल नहीं होगी। बिल्कुल। 5 साल में आपके घर का रेंट 3 गुना हो जाएगा, सैलरी नहीं होगी। बिल्कुल। आपको हाइक कितनी मिलती है? अगर लेट्स एग्जांपल आपने 1 साल किया, 10% की हाइक मिली, 5% की हाइक मिली, या तो आप हर 4 या 5 साल बाद जॉब स्विच करते रहो और 40% वो करते रहो, उसके बाद आपका रिज्यूम इतना खराब हो जाता है। बात रेज्यूमे की नहीं है, बात आ रही है एजुकेशन सेक्टर की। मैं उसी एजुकेशन सेक्टर में भी इतना हाइक नहीं मिलता।
बता रहा हूँ। वैसे यूनिवर्सिटीज का जो अप्रेजल सिस्टम होता है 1%, 3%, 5%, बस ये है अप्रेजल का इंक्रीमेंट। आज के समय तो वो एजुकेशन की कौन सी डिग्री है जिसमें सबसे ज्यादा पैसा है? पीएचडीज, पीएचडीज बहुत अगर आपने डॉक्टरेट कर ली है, आप पीएचडी कर ली है, प्रोफेसर ग्रेड पे हैं, तो आप मतलब आराम से 2.2 lakhs पर मंथ आप कमा सकते हो प्रोफेसर ग्रेड पे। अच्छी बढ़िया यूनिवर्सिटीज, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी दे रही है। कई लोग स्विच इसलिए करते हैं कि भाई मुझे वो ज्यादा देगा। और प्रोफेसर की डिग्री करने में कितना एज जाता है बच्चे का? किस एज में करेगा वो डॉक्टरेट? देखो सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मैं, कि बाय 12th बच्चे की एज मेरे ख्याल से हो जाती है 18 साल की, अगर हम मान के रखें। फिर वो या तो बीसीए करेगा, 3 साल का कोर्स करेगा, बीसीए, बीएससी, या बीएड करेगा। 3 साल के कोर्स होते हैं, 4 साल का बीटेक होता है, राइट। तो 4 साल का करेगा तो 22 साल की उम्र हो जाएगी। फिर वो सोचेगा कि अच्छा ठीक है, बीटेक करके मैं जॉब कर ले, अगर मिल रही है तो बल्ले बल्ले, नहीं तो वहां बोलेंगे चलो और पढ़ ले। और पढ़ने के चक्कर में एमटेक करेगा। अगर एमटेक वो तभी करेगा, करना चाहिए जब वो टीचिंग में आना चाहता है। अगर एमटेक कर लिया उसके बाद फिर वो क्रेडिबल हो जाता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में वो पढ़ा सकता है। स्टार्टिंग सैलरी उसकी 25,000 30,000 हो सकती है। लेकिन आज की बीटेक की एक्सपेंसिव कॉस्ट कितनी है? आज की बीटेक की आप अगर एक अच्छे अच्छे ए प्लस ग्रेड के कॉलेज से कर रहा है 10 लाख से कम नहीं है 4 साल के हिसाब से। अगर आप 40 लाख रुपए, 40 लाख रुपए मांगे और वो 25,000 की नौकरी करेगा, यानी कि हाँ। 4 साल आप उसमें इन्वेस्ट करे और 40 लाख 10 लाख रुपए बता रहा हूँ, बिट्स कम है, बिट्स में 10 लाख है इस साल का। यही प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम में कि हमको उस तरीके से पैसे नहीं मिलते। आप एक बार बताओ ना, जो बंदा 40 लाख रुपए लगाकर इंजीनियरिंग कर रहा है, एमबीबीएस कर रहा है, प्रोफेशनल एजुकेशन कर रहा है, ठीक है, वो करोड़ों खर्च करके वो 25,000 की सैलरी पे कैसे सस्टेन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा वो, बहुत सिंपल मुश्किल है सिंपल सी बात है। जिसके माँ बाप सर। ये भी ज्यादा है, एमआईटी जाओ, मेरठ, वहां के बच्चों के जो जॉब लग रही है, या वहां पे जो टीचर्स बुलाए जा रहे हैं फर्स्ट ईयर को पढ़ाने के लिए। फर्स्ट ईयर कौन होता है? जो 12वीं पास करके बीटेक करके आएगा, फर्स्ट ईयर करेगा, ठीक है, 15,000। आज आ जाओ 15,000 में। और ये एक बात होती है ऐसे कॉलेजेस में कि कितने कम में आ सकते हो। क्या बात कर रहे हो? और क्या, रिवर्स बिडिंग चलती है, हम आपको इतना नहीं दे पाएंगे। ग्रेटर नोएडा में एक स्किल ट्रेनर को, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकता है, जो आपके एचआर की भी नॉलेज रखते हैं, जो सिखा सकते हैं कि रिज्यूमे बिल्डिंग, ईमेल राइटिंग, जिससे ये जरूरी है तो बच्चों को ईमेल लिखना कहाँ आता है। ईमेल भी वो व्हाट्सएप की तरह लिखते हैं, ओके हाय ये करें वो करें, रिप्लाई। भैया वो ईमेल नहीं है, वो व्हाट्सएप नहीं ईमेल है, तो वो उसके सिखाने के लिए होते हैं। उसके लिए जो इनकम, जो आपका प्राइस सेट होती है कि भाई हमको, देखो हम तो पीएचडी वालों को 65,000 तक के दे सकते हैं, आपको हम 50 देंगे, आप पीएचडी नहीं है। ग्रेटर नोएडा के एरिया बता रहा हूँ। उस हिसाब से तो मुझे अपने बेटे को पढ़ाना नहीं चाहिए। दिस इज द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। स्थिति वही है, स्थिति वही हो रखी है इस समय। 10 साल में एम्प्लॉयमेंट इतना गिर गया है। अच्छा इस बार के 12th रिजल्ट आप गौर करना, इस बार 12वीं के इसमें हरियाणा स्टेट में, हम हरियाणा में बैठे हैं, हरियाणा स्टेट में एक भी बच्चा टॉप नहीं किया है, नॉट अ सिंगल वन। हमारे टाइम पे, मैं अब वही 1989 वाली बात कर रहा हूँ, उस समय पे हर एक स्टेट में एक टॉपर को रिकॉग्नाइजेशन मिलती थी और खुद हर मिलती एक थी। स्टेट में बंदा टॉप करता था। बिल्कुल। आज हम पेरेंट्स गुड़गांव में पता सर्च क्या करते हैं? टॉप 10 स्कूल इन गुड़गांव, टॉप 5 स्कूल इन दिल्ली, टॉप 5 स्कूल इन नोएडा, ठीक है। टॉप की कैटेगरी निकाली, बच्चे को इसमें डाल दिया। हमको नहीं पता एजुकेशन क्या मिलती है। फीस मैं कैपेबल हूँ पे करने का, तो मैं क्वार्टरली 70,000 रुपए 50,000 रुपए फीस पे कर रहा हूँ, ठीक है। पेरेंट्स को मिल क्या रहा? कुछ भी नहीं। बच्चे की अभी मैं एक रील भी लगाऊंगा, मैं यहाँ एक रील लगा देता हूँ, गौर करना, इस बार 12वीं के इसमें हरियाणा स्टेट में, हम हरियाणा में बैठे हैं, हरियाणा स्टेट में एक भी बच्चा टॉप नहीं किया है, नॉट अ सिंगल वन। हमारे टाइम पे, मैं अब वही 1989 वाली बात कर रहा हूँ, उस समय पे हर एक स्टेट में एक टॉपर को रिकॉग्नाइजेशन मिलती थी और खुद हर मिलती एक थी। स्टेट में बंदा टॉप करता था। बिल्कुल। आज हम पेरेंट्स गुड़गांव में पता सर्च क्या करते हैं? टॉप 10 स्कूल इन गुड़गांव, टॉप 5 स्कूल इन दिल्ली,
टॉप 5 स्कूल इन नोएडा, ठीक है, हम्म। टॉप की कैटेगरी निकाली, बच्चे को उसमें डाल दिया, हमको नहीं पता एजुकेशन क्या आना चाहिए। हाँ, फीस मैं कैपेबल हूँ पे करने का, तो मैं क्वार्टरली 70,000 रुपये 50,000 रुपये फीस पे कर रहा हूँ, ठीक है। पेरेंट्स को मिल के रहा कुछ भी नहीं, पेरेंट आया, ठीक है, और उसका बेटा था 5वीं छठी क्लास में, उसने 6,000 रुपये की बुक खरीदी, और उसके बुक्स का क्या था, सिलेबस वो नॉर्मल था, चांदी के पेज, पहला कलर हाँ चांदी हाँ के पेज, हाँ देखी थी आपने वो रील? हाँ, देखी थी। अब मुझे ये समझ नहीं बड़े आता। सटायर मारा तो उसने, अच्छे से बताया उसने, हाँ, सटायर मार के उसने सटार मार के बताया, बिल्कुल ठीक बताया। है। अब ऐसे एजुकेशन सिस्टम पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? दुख होता है देखकर, मुझे बहुत दुख होता है देखकर कि एजुकेशन को एक कमर्शियल एक्टिविटी की तरह रख लिया है। ये गोल्डन वो होता है ना, सोने का अंडा देने वाले हमारे मुर्गे हैं, वो है, डक्स है ये। फिर हम क्यों कहते हैं ऐसा कि देश देश का फ्यूचर युवा के हाथ में है? देश का फ्यूचर युवा के हाथ में नहीं है, देश का फ्यूचर है पॉलिटिशियंस के हाथ। वो तो है ही, वो शुरू से रहा है। हम वो तो शुरू से रहा है, और ये अब ज्यादा हो गया 10 साल में। हम हम्म। माए बाप हमारी, आज के डेट में देखो कोई भी इलेक्शन होता है, हम इलेक्शन किस बात पे लड़ते हैं? क्या हम इलेक्शन इस बात पे वोट देने जाते हैं हम अपना, कि भाई उसने मेरा एजुकेशन के लिए क्या किया, मेरे अस्पताल के खर्चे के लिए क्या किया, मेरे दवाइयों को फ्री किया कि नहीं किया, मेरा परिवार। केजरीवाल ने किया ना, देखो क्या हुआ, तो बिजली फ्री करी। बिजली फ्री करी 200 यूनिट तक, अस्पतालों में दवाइयां मुफ्त कर दी, क्योंकि दिल्ली के अंदर ओनली 40% आर ट्रू डेलियट्स, बाकी सारे दिल्ली के बाहर से। आसपास के लोग आके रह रहे हैं, और वो भी 40-50 साल से, उनको भी मैं दिल्ली वाले कहूंगा। पर जो पॉश कॉलोनी वाले जो लोग बैठे हैं ना, वो वही बता रहा हूँ, 30 लाख घर में आ रहा है, वही टॉप 1% में आ रहे हैं, 9 लाख 10 लाख महीने का उनके आ रहा है घर में आराम से बढ़िया। तो उनको फर्क नहीं पड़ता, तो उनको उन्होंने उस व्हाट्सएप अंकल आंटीज को फैला दिया कि भाई इसको हटाओ क्योंकि गरीबों की चिंता करता है। तो दिल्ली वाले तभी सफर कर रहे हैं ना। मुझे एक बात का जवाब दो, ये मैंने पूछा नहीं पूछा, मेरे दिमाग से निकल गया। 97-98 करोड़ वोटर्स हैं, ठीक है, जब इलेक्शन इतने पीसफुली हो जाते हैं, तो जो 23-24 लाख एग्जाम होते हैं वो क्यों नहीं पीसफुली? कहाँ होते हैं पीसफुली? इस बार 24 के इलेक्शन कहाँ पीसफुली हुए? वो तो बात समझो ना, वो तो एक सरकारिज्म है कि भैया वो करना है, सरकार ने वो चीजें ला दी है दिखाने के लिए। तो पीसफुली तो कुछ भी नहीं होता बट एग्जाम क्यों नहीं होते? मॉनिटरिंग नहीं है ना। आप जिनको सेंटर्स बना रहे हो, वहां मॉनिटरिंग करिए कि वहां पर क्या इंतजाम हैं। नहीं है, क्योंकि वहां कोई ना कोई लोकल नेता जरूर होगा इन्वॉल्व। अगेन वो घूम के फिर सारी बातें पॉलिटिशियंस में आएगी ही आएगी भाई, सीधी सी बात है। हमने अंगूठा छाप अनपढ़ को अपने सर पे बैठा रखा, हमने वोट क्यों दिया उनको? इतनी पढ़ाई लिखाई हम कर रहे हैं, इतने पढ़े लिखो, तो मैं सबसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने उनको वोट दिया, किस लिए वोट दिया था? हमारी सेवा करने के लिए ना। दे आर पब्लिक सर्वेंट्स, पब्लिक की सेवा करने के लिए, ये नहीं कि पब्लिक पे राज करने के लिए। क्या इतनी सी बात समझ में नहीं आती? तो जब उनको सच दिखाया जाता है कि भाई तुम लूटे जा रहे हो, तुम्हें जीएसटी का हवाला दिया जा रहा है, 2047 की एक टुटना बजाया जा रहा है तुम्हारे सामने, तुम लुटे जा रहे हो। नहीं 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 नहीं, सब चंगा सी, सब चंगा सी, चश्मा पहन लिया अपना बढ़िया से, और बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हमारा देश तरक्की कर रहा है। क्या तरक्की कर रहा है? तुम्हारा मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट से के बारे में बात करता हूँ इस बारे में, बच्चे जानते हैं। अच्छा, बच्चे क्या बोलते हैं? बच्चों को क्या रिएक्शन, बिकॉज आप बच्चों को टीचिंग देते हो, तो क्या रिएक्शन आता है जब अगर? क्लास नहीं होती तो जब जैसे नॉर्मल टॉक हम कर रहे होते हैं, हाँ। तो बच्चे के बात करते हैं, सर आप डू यू सपोर्ट दिस गवर्नमेंट? मैं कहा नो आई डोंट, मैं सपोर्ट नहीं करता। कि हाँ सर, हमें भी लगता है जो वो कह रहे हैं हमें दिख रहा है, और जो फेक न्यूज अभी चली थी पहलगाम अटैक के बाद, कितनी फेक न्यूज चलाई गई है ना, तो हमें देख के लगता है कि ये सारा फेक कुछ न्यूज में फेक है। क्या था? फेक न्यूज में जैसे जो इंडिया पाकिस्तान का वो चल रहा था, उसके बाद हमने जो रिप्लाई दी, तो उसकी जो फुटेज जो चलाई जा रही थी, वो गाजा और इसराइल की जो लड़ाई हो रही थी, मीडिया वाला, समझ गया। वो चलाया गया था, और जिसकी बात कर्नल कुरैशी और जो दूसरे का लेफ्टिनेंट जो थी, उन्होंने भी बताया था। और ये एक बात की गई थी, फिर जो हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी का जो पर्सन था, उनको भी लोगों ने ट्रोल कर दिया। जो वो ऑफिसर की जो वाइफ थी, जिन्होंने सिर्फ ये बोला कि प्लीज किसी की तरफ हेटेड ना करें, उसके ऊपर बुरी तरह ट्रोल कर दिया गया। देश की पढ़ी लिखी जनता चुप है। तो ऐसी पढ़ाई लिखाई का में कोई फायदा नहीं है। अगर आपकी जबान बंद हो गई है, आप बिक गए हो। शुभंकर मिश्रा बिक गया, अब तो एनडीटीवी चला गया, जो अपना वो चलाता न्यूज बुक चलाता चैनल, हाँ। अब वो बिक चुका है, अडानी का चैनल है वो।
लिटरली हटा दिए। और अंबानीज ने नेटवर्क 18 पूरा अंबानीज का है कंप्लीटली, दे हैव टेकन ओवर, दे उन्हीं का नेटवर्क है वो कंप्लीट। हाँ, एक न्यूज की वजह से। न्यूज नहीं, वो तो है ही न्यूज 18, न्यू नेटवर्क 18 जो है वो पूरा उनका है। नहीं, वो तब हुआ था जब एक न्यूज फ्लैश हुई थी और विद इन 24 आवर वो उधर आ गया था। वो बहुत पुरानी बात वो तो बहुत पुरानी बात है, बहुत सारी हुई थी, बट वो फ्लैश हुई थी और देन सब जगह अपना फैला लिया पूरा। तो फिर ये पूंजीपतियों के हाथ में है, टॉप 1% के हाथ में है सब कुछ। तो ऑब्वियसली, और स्टूडेंट्स मुझे को धीरे धीरे अब लगने लग रहा है, बच्चों को पता है इस चीज का। और वो देखते कि हमारे जो माँ बाप हैं अभी भी वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के से पढ़ के निकल रहे हैं। तो सिचुएशन, एजुकेशन सिस्टम तभी इंप्रूव होगा जब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो इस बात को लेके करें कि हम स्किल सेट पे फॉलो करेंगे, पर हम अपनी बुद्धि लगाएंगे, हम सबसे पूछेंगे, टीचर से बात करेंगे, और हम अब खुद डिसाइड करेंगे हमें अपने फ्यूचर कैसे सेट करना है। मेरे 2 सवाल हैं यहाँ पे। ये 2 सवाल इतने क्रिस्प हैं और इतने रिलेट हैं जो स्टूडेंट आज पढ़ाई कर रहे हैं। अब वो आईटी में जाना चाह रहे हैं, यूपीएससी में जाना चाह रहे हैं, किसी भी फील्ड में जाना चाह रहे हैं, ये रिलेट करें। पहला सवाल ये, मैं ऐसी स्टैट्स देख रहा था, बीच में यूपीएससी के बहुत सारे स्कैम सामने आए थे जहां पे फेक डॉक्यूमेंटेशन, फेक डोमिसाइल बना के लोगों ने किसी, एक तो वो भी था कि विकलांग का उसने डोमिसाइल बनाया, पीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूडी में चला पीडब्ल्यू कैटेगरी में डाल दिया अपना। चला गया, समझ आता है, चलो ठीक है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम का डिफॉल्ट था, आप चले गए, या हमारे जो अथॉरिटी बैठी थी उसका डिफॉल्ट था। दूसरा, अगर आज स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है तो वो डिग्री की तरफ ज्यादा फोकस करे, टैलेंट की तरफ ज्यादा फोकस करे, स्किल डेवलप करे, या डिग्री पे ध्यान दे? स्किल डेवलप करे, मैं तो कहूंगा स्किल डेवलप करे। डिग्री तो अपना उस प्रोसेस में हो ही रही है ना उसकी, अगर वो एक कोर्स में एनरोल हो गया है, एक प्रोग्राम बीटेक बीसीए जो भी है या एमबीए किसी में एनरोल हो गया, तो वो करेगा ही करेगा ना उसके लिए पढ़ाई। साथ साथ उसको अपने स्किल पे फोकस करना चाहिए। अगर वो अब वो समय नहीं रहा कि वो सिर्फ और सिर्फ अब अपनी डिग्री के बहाने अपना आगे काम कर जाएगा। स्टूडेंट अपने आप को कभी एक्सप्लोर ही नहीं करता। मुझ जैसे मिडिल क्लास बहुत सारे होंगे, ठीक है, और हैं भी। मैंने अपनी जिंदगी कभी एक्सप्लोर नहीं करी। मैंने एक स्पेसिफिकली एक एजुकेशन ली, उस एजुकेशन से एक जॉब पाई, ठीक है, 4500 रुपए से मैंने जॉब स्टार्ट करी थी, और लास्ट जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ी थी तब मेरी 1.25 लाख तक तनख्वाह थी, ठीक है। जब मैं उस जॉब से बाहर निकल के आया ना, आई फील कि आई एम जीरो। अब इस एज में आके मैंने अब अपने आप को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया है। सेम यही गलती आज के स्टूडेंट कर रहे हैं कि वो अगर एक ही रूटीन में चले जा रहे हैं, एक रूटीन में मत जाओ, अपने आप को डाइवर्सिफाई करो, एक्सप्लोर करो। बिल्कुल ठीक। क्योंकि जितना ज्यादा आप अपनी लाइफ में एक्सप्लोरिज्म रखोगे उतना ज्यादा आप, एक्सप्लोरेशन तो होना ही चाहिए ऑब्वियसली। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि एक ऑप्शन मत रखो, पता लगे एक ऑप्शन के पीछे पीछे तुम चलते रहे और वो नहीं हुआ तो हाय मैं डिप्रेस हो गया, हाय मैं हो गया, हे माँ माता जी हो गया, वो नहीं करने का। आप ऑप्शन बी रख, ऑप्शन बी के साथ ऑप्शन सी भी रखो। 2-3 ऑप्शन रखोगे तभी तुम स्टेबल रह पाओगे, तभी तुम बेटर डिसाइड कर पाओगे। अच्छा ये नहीं हुआ कोई बात नहीं, मेरे पास ये स्किल सेट भी है, मैं ये भी कर सकता हूँ। अच्छा ये नहीं हुआ कोई बात नहीं, एक और स्किल सेट मेरे पास है, मैं ये भी कर सकता हूँ। तो आज की डेट में अपने एक स्टूडेंट को 2-3 स्किल सेट अपने अलग रखने चाहिए, ताकि वो किसी उसमें भी जा सके, उसको एटलीस्ट आइडिया तो हो, अगर मैं आज आ रहा हूँ तो ये मैं करूंगा क्या, उसको पता होना चाहिए एटलीस्ट। अभी जैसे जॉब वाला हम पार्ट डिस्कस कर रहे थे, आने वाले 4 या 5 साल के टाइम होराइजन में, फ्यूचर में आपको क्या लगता है कि 5 साल में कौन कौन से वो जॉब हैं जो बिल्कुल ही चली जाएंगी? बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि जो लेबर वाली जॉब्स है, जो मेनियल जॉब्स है, जिनकी अब जरूरत नहीं पड़ेगी मैन पावर के ज्यादा, वो आपका ऑटोमेट हो जाएगा रोबोट्स के माध्यम से, तो वो चली जाएंगे कंप्लीट। कौन कौन से, लाइक कैटेगरीज वाइज बता दो आप, 4-3 जैसे आपके फोन मेकिंग में जो आपके चिप मेकिंग इंडस्ट्री है आपकी, जिसमें बोर्ड्स जिसमें बन रहे हैं आपके लेथ मशीन के थ्रू बोर्ड्स बन रहे हैं, वो सारे ऑटोमेट हो चुका है सारा। कार जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो कार्स के जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें चला जाएगा आपका, क्योंकि डिजाइनिंग विजाइनिंग सब कुछ आपका एआई कर रहा है, या स्पेशलिस्ट लोग होंगे। बस नीचे जो जॉब पे जो आपका जो असेंबली लाइन है वो आपका कंप्लीट चला जो जाएगा। मिडिल मैनेजमेंट है वो रहेगा, मिडल और अपर मैनेजमेंट अपर मैनेजमेंट रहेगा, जो लोअर मैनेजमेंट है वो चलो लोअर एकदम जो एकदम फैक्ट्री लेवल ग्राउंड पे है, पे, ग्राउंड। फैक्ट्री लेवल पे जो है वो जाएगा पूरा, वो मुझे लग रहा है पूरा चला जाएगा। और आने वाले 5 साल में कौन सी नई वो फील्ड है जहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज, अच्छा पैसा मिलेगा? आप चिप फ्रेगमेंटेशन, चिप बनानी हो, ठीक है, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आपके जो
चिप बना के अपना खुद का माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर जनरेट हम्म। बना के वो वाली जॉब आएंगी। जो भी चल भी रहा है, जो बात होनी थी, जो चाइना को कर ही रहा है अच्छे से, साइबर सिक्योरिटी में आपका एथिक्स और सॉरी वो ये एथिक्स हो गया, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट आप बन सकते हो, आप एडवाइजर बन सकते हो, स्पेशल साइबर सिक्योरिटी के एडवाइजर बन सकते हो कि आप कंपनी को देखो भाई, एनालिसिस करो कि आपके वेबसाइट में क्या लूप होल्स हैं, कहाँ अटैक्स हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते, उसकी आपको गाइडेंस, आप एडवाइजर बन सकते हो। प्लस ब्लॉकचेन अभी भी बहुत बढ़िया फील्ड है, ब्लॉकचेन इस समय बहुत बढ़िया ब्लॉकचेन फील्ड है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए आपके, अगर मेरा आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या बताएगा कि मैं अगर कभी भी अगर अपने उन वायदों से अगर पीछे हटूंगा तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको बता देगा कि ये भाई मैंने गलत किया, मैंने वायलेट किया, जितने सारे जो लॉज और रूल्स एंड रेगुलेशन को ध्यान में रखे हुए। तो वो सारे आई बैक रहेगा। आई बैक 4 फील्ड्स कहूंगा, आईओटी, ब्लॉकचेन, एआई और साइबर सिक्योरिटी। आई बैक ये याद रखो, ये 4 फील्ड्स हैं जो अगले 50 साल तक रहेगा। इंजीनियरिंग की क्या हालत है आज इंडिया में? मैंने एक स्टैट देखा था जिसमें ये लिखा था कि अगर एक स्कूल से 1000 बच्चे निकल रहे हैं, एक यूनिवर्सिटी से 1000 बच्चे अगर इंजीनियरिंग करके निकल रहे हैं, तो 800 बंदों को कंपनी जो हायर करती है, ठीक है, वो जॉब लायक नहीं होते। मीन्स 80% का सिनेरियो है कि 80% आर नॉट एलिजिबल फॉर द जॉब, एम्प्लॉयबल नहीं है। एम्प्लॉयबल नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक। क्या सिनेरियो है बताइए प्लीज। सिनेरियो ये बस मैं कहूँगा, कॉलेजेस की बात कहूँगा कि कॉलेजेस बहुत खुल गए, ठीक है, और माँ बाप से प्लेसमेंट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। वो कहते हैं कि भी हमारा बच्चा पढ़ ले, और कई बार तो मैं पेरेंट्स को दोष देता हूँ इस बारे में कि पेरेंट्स एक बार बच्चे का एडमिशन करा देते हैं ना तो टीचर्स के ऊपर सारा दारोमदार छोड़ देते हैं पूरा। मतलब मैं केईसी में था, कृष्णा नारायण कॉलेज में था, अब तो खैर वो बंद हो गया कॉलेज। वो जो के मैनेजमेंट से दे डिसाइडेड, क्योंकि उससे कमाई नहीं हो रही थी यार अच्छी खासी, तो इसलिए इसको बंद करने का। ताकि बहुत अच्छा कॉलेज है, मोहन नगर में अच्छे लोकेशन पे है काफी। तो मैं उनको बच्चों को कॉल करता था कि भाई आपने एग्जाम नहीं दिया, आपने सीटी नहीं दिया, आपने मतलब क्यूमुलेटिव टेस्ट नहीं दिया, पीयूटी नहीं दिया, क्या दिक्कत है, आपकी अटेंडेंस कम है। तो बच्चों को फोन आता था और पेरेंट्स को भी करता था। पेरेंट्स कहते थे सिंपल, हमने सर बच्चों को आपके हवाले छोड़ दिया, अब आप देखो, आप बच्चा देखे। मैंने कहा कि आप पेरेंट हो भाई, आप माँ बाप हो उसके, ऐसे कैसे कह सकते हो। मैं कहा हम क्या क्या करें, हम 28 घंटा 30 घंटे का लोड लेते हैं हर हफ्ते का, वो करना भी है, प्लस हर बच्चे को 60 बच्चों के 70 बच्चों की क्लासों के हर एक काम में देखना शुरू कर देंगे, हमारे पास अपना वक्त कब मिलेगा। एक मेरे को जेन्युइन आंसर चाहिए आपसे, बोल। ठीक है। मैं आज एक पेरेंट हूँ, ठीक है, मेरा एक बच्चा है, अभी उसने 12वीं पास करी है, ले दे करके मैंने 12वीं पास करा दी एक अच्छे कॉलेज से, अच्छे स्कूल से, ठीक है। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे यहाँ बच्चे पे से बच्चे से पूछा क्या करना है तेरे को? पूछ लिया मैंने, 12th को भी छोड़ो, ठीक है। 10th में पूछा, जब वो 11th में वो स्ट्रीम। मैंने उसी के हिसाब से पढ़ाया उसको, जो उसका दिल करता रहा वो पढ़ाया। आज उसने 12वीं पास कर ली, किसी भी स्ट्रीम में ले लो, हाँ फिजिक्स में ले लो, केमिस्ट्री में ले लो, मैथ में ले लो, ठीक है। ठीक है। आज मुझे 12वीं के बाद उसको इंडिया में पढ़ाना चाहिए? इंडिया में ही पढ़ाओ, बाहर का कुछ नहीं पता, यहाँ कम से कम आपका बच्चा आपके पास तो रहेगा, आप उस पर सूट तो ले सकते हो। बाहर का बच्चे को बाहर भेज दोगे, कहाँ सूट लोगे, क्या देखोगे, कैसे जाओगे, किस हालत में बच्चा रहेगा, देख भी नहीं पाओगे। एटलीस्ट मैं अभी भी कहूंगा कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को अपने देश में ही रखना चाहिए। आप दूसरे शहर भेजो ताकि बच्चा अपनी पर्सनैलिटी ग्रो कर सके। अभी तक वो 12 साल 15 साल अपने पेरेंट्स के प्रोटेक्टिव शील्ड में रहा है, तो शायद वो ग्रो इतना नहीं करा जितना उसको ग्रो करना चाहिए था। क्योंकि पेरेंट्स की आदत होती है कि भाई मैं सब झेल लूँ, बच्चे को ना झेलने को मिले। पर वो आगे अपना अलग शहर में अपना एक्सपेंसेस लेके अपना करेगा, फिर घर से पैसा आता रहेगा, अपना प्रॉपर पढ़ाई करेगा, जो भी करेगा अपना जिंदगी खुद जिएगा, तो रहेगा अपने देश में। मैं तो कहूंगा कि अभी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बाहर का मत लेके अभी भारत में ही कर रहे हैं। इतनी सिचुएशन अभी हम लोग हैं ना जिंदा, अभी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। हमारे टाइम पे 20-22 साल की एज में ना लड़का कमाने निकल जाना था। आज 27-28 साल का लड़का, ठीक है, घर पे बैठा हुआ है। अब यहाँ पे दोनों, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वो लड़का बहुत अच्छा वो कर रहा, वो भी कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड है, ठीक है, और माँ बाप भी कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एजुकेशन सिस्टम। तो जब स्किल वाली हम बात कर रहे थे कि आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक ऐसी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी जिससे आपको आदत हो जाए पैसा कमाने की,
मुझे ऐसा लगता है कि जितनी मौज हम माँ बाप के पैसे पे ले पाते हैं उतनी हम अपने पैसे पे नहीं नहीं ले पाते और ना कभी ले पाएंगे, ना कभी, ठीक है। obviously। लेकिन अगर हमको ये आदत हो जाए कि नहीं मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना है। कंफर्ट जोन से बाहर जाना है, बिल्कुल। पढ़ाई है मान लिया पढ़ो, हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम अभी हमने अभी तक डिस्कस किया उससे मुझे ये समझ आया कि अगर आप आज ग्रेजुएशन कर रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो तो एक साथ ही साथ एक ऐसी स्किल डेवलप कर लो कि जहां से आपको थोड़ी बहुत अर्निंग स्टार्ट हो जाए। बिल्कुल। ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो बच्चा कर सकता है, प्लीज बताइए, ये आपके बच्चे हैं तो मैं तो अपने मैं अपने कंप्यूटर साइंस फील्ड की जो बात भी आपको करूंगा, ठीक लगता है। तो मैं तो उनको कहूंगा कि आप डेटा साइंस, बहुत भीड़ हो चुकी है, लेकिन डेटा साइंस की कंपनीज बहुत है, हाइब्रिड में भी है, ऑन साइट भी है और रिमोट जॉब्स भी है। प्लस आप साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट बन सकते हो। एआई की जो हम बात कर रहे हैं, एआई में आपका डेटा साइंस तो आ ही गया, पर एआई एथिक्स का भी आता है, एआई एथिक्स स्पेशलिस्ट। ये क्या होता है? आप सपोज करें आप चैट जीपीटी यूज करते हैं, राइट। आपने कुछ प्रॉम्प्ट दिया और चैट जीपीटी ने रिप्लाई दिया, ओके, राइट। अब अगर उस रिप्लाई पे सपोज करें मैंने कहा कि अभी मुझे खाना बनाना है और कोई एक डिश पर पूरा मुझे रेसिपी बना के दो, स्टेप बाय स्टेप बताओ मुझे, अब वो खाना गलत बन गया, मैंने एकदम वर्ड टू वर्ड प्रॉपर मैंने करके देखा और खाना गलत बन गया, उस आउटकम पे कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या वो एआई जो चैटबॉट जो है हम यूज कर रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल है? क्या जो पर्सन जिसने सर्च किया उसका आउटकम या उसने गलती की होगी, क्या सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर डाल दोगे आपने गलत किया होगा? हम तो सही कह रहे हैं। वही होगा जिसने सर्च किया होगा या जिस कंपनी ने वो डेटा बनाया, जिसने ट्रेन किया इसको, और कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? जिबली चला था, जिबली आर्ट, सबने अपना जिबली आर्ट बनाया था और बाद में उसका स्कैम आ गया निकल के। स्कैम तो खैर मैं बता रहा हूँ, स्कैम वैम तो यार ये लोगों को पता नहीं है क्या, जिसको हो स्कैम आ गया, ओ मैं मेरा डेटा चोरी हो गया, अरे भैया मूर्ख आदमी, लिटरली मैं कहूंगा मूर्ख आदमी, जब से तुमने सिम अपने स्मार्टफोन में लगाई है तब से तुम्हारा डेटा जा रहा है वो उसके ऊपर। बेस्ट एग्जांपल है, आप अपने अभी फोन खोलो, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ और देखो फेसबुक के ऐप देखना, सर्च करना फेसबुक। 8.2 बिलियन पॉपुलेशन है वर्ल्ड की और 10 बिलियन से ऊपर फेसबुक के डाउनलोड हो रखे हैं। वाह, अरे फर्जी अकाउंट भी तो फर्जी प्रिया तो फर्जी है ना, फर्जी डाउनलोड है ना, बिल्कुल फर्जी डाउनलोड है ना, तो डेटा लिया जा रहा है ना लोगों का, और उसमें तो नीचे स्क्रॉल करोगे अंदर लेकर हम आपका फोटोज वीडियो सब ले सकते हैं आराम से, तो ये तो खैर फर्जी बना है। तो मैं बात कर रहा था कि चैट जीपीटी से अपना बना लिया आपने, अब उसमें एथिक्स बताते हैं, एथिक्स वो गाइडलाइंस देते हैं कि जो कंपनी बना रही है वो प्रॉपर एथिक्स फॉलो करेगी नहीं कर रही। जो जिबली आर्ट का जो ओनर है, क्या उनसे पूछा गया कि मैं आपके आर्ट का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, बढ़ाना चाहता हूँ ताकि यूजर्स अपनी फोटो अपलोड करके अपना आर्ट जनरेट कर सके? तो उन्होंने दुख जताया, उन्होंने यूजर्स के ऊपर बोला। उस पर्सन की मैं नाम बोल रहा हूँ उस पर्सन का, जो जापानीज आर्टिस्ट था, जो बड़े कई सालों से उस फील्ड में रहे हैं आर्ट में, तो उन्होंने सैम ऑल्टमैन को कटघरे में लिया, डर डर डर। एलॉन मस्क, उनको नहीं लिया, हिम्मत नहीं है ना, जो वो ताकतवर के खिलाफ कौन बोलता है, मारा तो उसको जाता है, बोला उसको जाता है, जो वीक है, जो बहुत तादाद में होता है, जो जनता को बोल दिया उन्होंने, तो उसके लिए एथिक्स बनती है, एआई एथिक्स। और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मेरा मेरा पुलिस डिपार्टमेंट है और मैंने सब पुलिस डिपार्टमेंट से बात की कि मैं आपको मैं एआई एक टूल बना के देता हूँ जिससे आप इस एरिया में प्रोटेक्टिव पुलिसिंग कर सको, मतलब कि भाई कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ज्यादा क्राइम हुए, तो वहां पे आपकी पेट्रोलिंग बढ़ सकती है, तो क्राइम कम हो सकता है, अच्छी बात है। अब मैंने डेटा सेट ये लिया कि जिनके डार्क स्किन्ड लोग हैं वो ज्यादा क्राइम में पाए गए हैं, तो डेटा सेट मेरा क्या बायस हो गया, क्यों लाइट स्किन पीपल नहीं हो सकते? ओके, तो अब मैंने उसी मॉडल पे एआई को ट्रेन कर दिया। अब एआई क्या पकड़ेगा? डार्क स्किन को ही पकड़ेगा बेस्ड ऑन द डेटा। तो जब बना रहा था मैं टूल एज अ डेवलपर, मेरे एथिक्स क्या थे? मुझे डेटा सेट प्रॉपर डिस्प्रोपोर्शनेट होके होना चाहिए था, राइट। मुझे देखना चाहिए था कि मेरे डेटा सेट बैलेंस्ड है कि नहीं है, राइट। मैंने एथिक्स फॉलो नहीं किए। तो दैट्स व्हाई एआई एथिक्स स्पेशलिस्ट एक नई जॉब बन सकती है। अगर आप उसको स्पेशली पढ़ो तो आप सर्च भी करना, आईबीएम के बहुत सारे अच्छे वीडियोस दिख जाएंगे उसके ऊपर, एआई एथिक्स के ऊपर, एल्गोरिथमिक बायस जिसको कहते हैं, एल्गोरिथम भी आपकी गलत होगी, बायस्ड होगी, तो उसके ऊपर जो आउटकम निकलेगा वो ऑब्वियसली बायस्ड होगा।
रिक्रूटमेंट, अमेजोन के रिक्रूटमेंट का एग्जांपल है, 2017 में हुआ था। तो उन्होंने वहां पर जहां पे भी शब्द विमेन लिखा आ रहा था, विमेन, वुमन, विमेन्स लिखा आ रहा था अपोस्ट्रोफी एस लगा के, उनको हटा दिया गया रेज्यूमे, मेन को लिया गया, क्योंकि प्रीवियस डेटा जो अपलोडेड था उसमें मेन ज्यादा थे एप्लीकेंट्स। फिर अमेजोन को बैकलैश हुआ, उसने वापस लिया, टूल हटाया। बहुत सारे ऐसे टूल है, एक प्रेड पूल है प्रेडिक्टिव पुलिसिंग के लिए, एक कॉम्पास एल्गोरिथम है जो यूएस के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में चलती है, वो फिर हटाया गया पूरा, क्योंकि वो फिर वो ब्लैक और अफ्रीकन ब्राउन स्किन लोगों के ऊपर खिलाफ ज्यादा हो रही थी, व्हाइट स्किन के खिलाफ नहीं हो रही थी। तो ऐसे बहुत सारे केसेस, जो एआई स्किल्स, आप एआई स्पेशलिस्ट, एथिक्स स्पेशलिस्ट आप बन सकते हो उसमें। और ये बहुत नई बन के आ रही है समय, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, आजकल हर कोई प्रॉम्प्ट डालने का सिखा रहा है ना, राइट। तो आप प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन सकते हो इफ यू कैन। देखो, एआई से डरने का नहीं, एआई को कॉन्कर करने का और अपने हिसाब से यूज करने का अपने स्किल सेट के लिए। देखो मैं हूँ फाइनेंस वाला बंदा, ठीक है, हाँ। मैंने 12-15 साल फाइनेंस में ही पढ़ा हूँ लिखा हूँ, ठीक है। तो मैंने जो सीखा है ना, कि अगर आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी 5 साल तक डेली के 2 घंटे अगर आपने सेंसेक्स यानी कि मार्केट को दे दिए, और आपने 2 साल बहुत अच्छे से डीप रिसर्च कर ली कि अगर कोई शेयर आज डाउन है तो उसके पीछे के फंडामेंटल्स क्या हैं, कोई शेयर अगर आज अप गया तो उसके पीछे के क्या फंडामेंटल्स हैं, मार्केट आज कितने पॉइंट डाउन हुई है उसके पीछे के क्या फंडामेंटल्स हैं, मार्केट आज अप क्यों गई है उसके पीछे के क्या फंडामेंटल्स है, प्लस इंडस्ट्री का सेंसेक्स पे कितना बड़ा रोल है, ठीक है। सेंसेक्स की मूवमेंट इंडस्ट्री वाइज कैसे हो रही है, कुछ आईटी इंडस्ट्रीज हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्रीज हैं। अगर आपने 2 साल के डिकेट में ये पढ़ लिया तो मुझे लगता है कि आपको मतलब आप महीने का कितना छाप सकते हो, आप सोचो इनसे। ऑब्वियसली 2 साल के कैरियर में अगर आप सिर्फ 2 इंटर्नशिप साल कर लिया। हाँ। आजकल एक नया कोर्स आया पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, यस, ठीक है। यस। आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में भी आप देखो किस चीज का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। आज अब इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारे मेरे पास बहुत सारे ईमेल आए थे कि हमको ना पॉडकास्ट करना है और हम मार्केट के ऊपर नॉलेज देते हैं, ठीक है। हाँ। और तो मैंने कभी फाइनेंस से रिलेटेड पॉडकास्ट नहीं की, ठीक है। अब या तो ये हो सकता है कि मैं खुद बोर हो गया 12-15 साल में, ठीक है, तो मैं इसलिए नहीं किए। तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा आप कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे को रजिस्ट्रेशन भेज दो। मैंने जब उनसे रजिस्ट्रेशन पूछा, क्या रजिस्ट्रेशन किस चीज का सर, मैं कहा रजिस्ट्रेशन सेबी रजिस्टर्ड हो या आप नहीं हो, कहते नहीं हम तो नहीं है वो। मैं कहा पहले आप सेबी रजिस्टर्ड हो। ऑब्वियसली ऐसे क्या अगर वाले बहुत सारे हैं। हाँ, अगर आज एक ग्रेजुएट वाला बच्चा अपने आप को सेबी रजिस्टर्ड करके उस एग्जाम को पास कर लेता है, ठीक है, तो आप घर बैठे 1-2 लाख रुपए इजीली बना सकते हो। बिल्कुल बना। क्यों? क्योंकि आप मार्केट की टिप्स शेयर कर रहे हो, बिल्कुल ठीक है। तो एक ये भी स्किल्स है जो आने वाले टाइम पे डेवलप कर सकते हो, क्योंकि कभी भी बिजनेसेस कभी रुकेंगे नहीं इंडिया में। जीएसटी चलेगी तो नहीं कर सकते, जीएसटी हो जाए तो आपका पैसा सारा, आधा पैसा तो सरकार को जा रहा है। वो देखो जा रहा है, वो तो जाएगा आप जाएगा। टैक्सेशन की ही बात कर लो, टैक्स टेररिज्म चल रहा है ना भारत हाँ, में। आप अगर इंडियन एजुकेशन और टैक्स वाले पार्ट को या बहुत सारे ऐसे मॉरल वैल्यूज को जोड़ा जाए तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम औंधे मुंह पड़ जाता है। क्यों? हमको कभी टैक्स सिर्फ सवाल सिखाए हैं कि टैक्सेशन कैसे निकालनी है, टैक्स कैसे भरना है, टैक्स पे कैसे रिएक्ट करना है, टैक्स कब से लाइबल होगा, ये किसने नहीं सिखाया। ये किसी ने नहीं सिखाया जॉब कैसे मिलेगी, जॉब में कौन सी स्किल्स आएगी, जॉब में क्या होगा, नहीं सिखाया। सबने क्या रखा कि सेम कोर्स है, सेम टाइम होराइजन है, सेम सिलेबस है, सेम फ्यूचर है, सेम डिग्री है, लेकिन डायरेक्शन कहाँ है? डायरेक्शन है नहीं कहीं। डायरेक्शन बिल्कुल नहीं, डायरेक्शन लेस हम चल रहे हैं एक्चुअल में। और खैर इसमें ये भी कहूँगा, इसमें जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज है उनको थोड़ा ओनर्स लेना पड़ेगा अपने पे, ठीक है। अगर हम प्राइमरी एजुकेशन वाला जो हमने पार्ट डिस्कस किया था, अगर वहां पे जैसे अभी चाइना ने भी एआई को इंट्रोड्यूस किया है, यस। अगर हम अपने बच्चों के साथ, क्योंकि बेस जितना मजबूत होगा घर उतना मजबूत बनेगा। एआई को मेरे को समझाओ कि अगर आज इंडिया में एआई एज ए सिलेबस इंट्रोड्यूस होता है, आर वी कैपेबल इनफ टू अंडरस्टैंड कि इस चीज को हम ला सकते हैं, इस चीज से कुछ फ्यूचर में एज अ फैकल्टी मैं कहूँगा कि हाँ, वी आर केपेबल है। मैं बच्चों के हिसाब से, देखो बच्चे बड़े अच्छे से समझ जाएंगे इसको, अगर हमने उनके बचपन से उनको हमने सिखाया एआई का
व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, ठीक है। ये एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं अपने घर से यहाँ तक आया, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी अगर आप कहीं भी जाते हैं तो आप कौन सा रास्ता चुनते हैं? फास्टेस्ट रूट चुनेंगे या ऑप्टिमल रूट चुनेंगे? कम गड्ढों वाला, कम ट्रैफिक जैम वाला, आराम से चलने वाला। आजकल तो सबको जल्दी है ना, तो मैं फास्ट चुनूंगा सर। बट फास्ट चुनने के चक्कर में अगर उसी रास्ते में आपको गड्ढे मिले, हाँ, ट्रैफिक जैम वो मिले, पछताऊंगा फिर बाद में। फिर पछताओगे। लेकिन आपका जो रुझान क्या था कि मैं मेरे कंफर्ट हो गया, राइट, इजी इजी ड्राइव। कंफर्ट, हाँ। और बिना किसी हैसल्स के आराम से गाड़ी चलती रहे। सिंपल सा फंडा है। चाहे आप बस से जा रहे हो कहीं, चाहे आप गाड़ी से जा रहे हो, ऑन रोड ट्रैवल कर रहे हो, ऑलराइट। इसी को कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। एआई इसी की बात कहता है। एआई कहता है पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे हो तो ऑप्टिमल पाथ क्या होगा, क्योंकि कंप्यूटर्स की आदत होती है न्यूमेरिक डेटा पे काम करने की। न्यूमेरिकली आपका फास्टेस्ट रूट हो सकता है, बट इज योर फास्टेस्ट रूट ऑप्टिमल इनफ? तो ऑप्टिमल की परिभाषा एआई सेट करता है। कुछ लोगों को ये भी डर है कि एआई आने से टीचर की जॉब चली जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। एआई टीचर को रिप्लेस करे? नहीं करेगा। अगर आप वही जो टीचर्स भी अगर अपने आप को स्किल अप कर लेंगे तो नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, बिल्कुल। तो आप वही, जैसे मैं खुद एआई यूज करता हूँ अपने चैनल पे। मैं जो भी अपना कंटेंट बनाता हूँ, मैंने कंटेंट रिकॉर्ड कर लिया, उसका थंबनेल डिजाइन ईडोग्राफ से, टाइटल सब और सब चीज और डिस्क्रिप्शन वगैरह चैट जीपीटी से, और कुछ आगे जनरेट करना है तो revid.ai से बनाना है, उसके शॉर्ट्स निकाल के बनाने हैं मुझे, तो वो सब मैं यूज करता हूँ। तो अगर मुझे जानकारी है इस चीज को करने की तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ काम करने, कुछ भी काम कर सकता हूँ, फ्रीलांसिंग कर सकता हूँ, बच्चों के साथ मिलकर कर सकता हूँ, बच्चों को बता सकता हूँ चलो यार तुम यार पढ़ाई कर रहे हो, तुम साथ साथ ये क्यों नहीं करना शुरू करते? तो बच्चों को और मजा आएगा, ये चीज ये लगे यार ये चीज होनी चाहिए। तो टीचर्स शुड ऑल्सो नो कि व्हाट टूल्स आर देयर इन द मार्केट और कौन से हैं, क्या यूज कर सकते, यूज करके दिखाओ। टीचर, जैसे आप एक टीचर है, आपके पास बहुत सारे बच्चे रहते हैं, पढ़ाते हो आप उनको। टीचर का मेन एजेंडा बच्चे को सक्सेसफुल बनाने का होता है या एक्सीलेंस बनाने का होता है? वो डिपेंड करता है कौन सा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। देखो हर टीचर कोशिश आप करता है। अपने हिसाब से। मैं अपने बताता हूँ, देखो अगर कोई सब्जेक्ट लेता हूँ, और आई बिलीव एवरी टीचर डज दैट, हर जो भी वो सब्जेक्ट लेता है वो फुलेस्ट उसके पूरे डीप में जाकर उसको पढ़ाता, ताकि बच्चे को कंसेप्चुअली कभी गलत ना लगे, गलती ना करे बच्चा अगर कंसेप्चुअली, उसको पता रहे कि वो क्या पढ़ रहा है, और एग्जाम में वो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी परेशानी के वो अपना एग्जाम अपना क्लियर करके आ जाए। हमको सक्सेस की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए या एक्सेलेंस की तरफ ध्यान देना चाहिए? मैं कहूंगा एक्सेलेंस इज सक्सेस। अब एक्सेलेंस ये भी हो सकता है कि मार्क्स नॉट एक्सेलेंस, ठीक है। अगर आप अपने बलबूते पे खड़े हो रहे हो, यो आप, और आपको पता है कि आपके पास स्किल सेट है, आप अपना काम कर रहे हो, किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, किसी के सहारे नहीं हो, तो मैं उसको एक्सेलेंस कहूंगा। और आपके लिए इंटेलिजेंट स्टूडेंट की डेफिनेशन क्या है? सिर्फ वो मार्क्स से ही इंटेलिजेंट दिखेगा या ना, स्ट्रीट स्मार्ट। थोड़ा इसको थोड़ा स्ट्रीट फैला? स्मार्ट में कहूंगा कि उसको जुगाड़ आना चाहिए काम करना, किसी भी सिचुएशन में अगर कोई भी ऐसी बात आ जाए, या जॉब में कोई बात आ जाए, या कहीं भी लगे यार इसको यार ये करना है, कैसे करूं मैं, कैसे करूं, अपना वे आउट निकाले, और उन लोगों की मदद भी करे जो साथ साथ उसके साथ है, सबके अपने आसपास जो है उसके उसके मुझे भी उनको पॉजिटिव वाइब्स दे के भाई यार जब मैं कर सकता हूं, तुम क्यों नहीं कर सकते? तो उनके लिए मैं कहूंगा दैट इज पर्सन जो भी इंटेलिजेंट। मार्क्स अगर इंटेलिजेंट होते तो भैया फिर तो क्या ये बात होती, वो अलग है। मार्क्स आर जस्ट, देने वाला भी तो इंसान ही है ना, मार्क्स देने वाला। आज जो स्टूडेंट आपको देख रहे हैं ना, हाँ, उनसे उनके माइंड से ये प्रेशर आज रिलीज हो जाना चाहिए कि आपकी पर्सनैलिटी का क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म बोलना ठीक रहेगा या क्रिटिसाइज करना ठीक है, कह सकते हैं। कि आपकी पर्सनैलिटी का परसेप्शन कोई भी डेवलप कर रहा है तो वो आपके मार्क्स से नहीं होगा। ये बताओ आज। बिल्कुल मार्क्स से नहीं होगा। मैं खुद गेट और नेट क्वालिफाइड नहीं हूँ भाई, आई एम नॉट क्वालिफाइड। मैंने गेट 2 बार दिया, नहीं निकला, मैं कहा हमसे ना हो पाएगा। नेट दिया था, नहीं निकला, नहीं हो पाएगा। डज दैट मीन कि मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ? मेरी पीएचडी चल रही है क्वांटम यूनिवर्सिटी से, अभी इस साल मेरा फिनिश करने का प्लान है। प्रोफेसर हूँ मैं, एसोसिएट प्रोफेसर लेवल पे हूँ, सीनियर स्केल, एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद में। मेरा खुद का यूट्यूब चैनल 3,32,000 सब्सक्राइबर्स मेरे खुद के हो रखे हैं। तो मेरे वो मार्क्स क्या फर्क पड़े?
अच्छा मार्क्स की बात छोड़ो, 10th में 76%, 12th में 74, बीटेक में 73.24, फिर जब मैं एमटेक करी 71.60, तो रहा हूँ तो 70 के आसपास ही रहा हूँ ना। जिंदगी मैंने 90% टच किया, 90% टच किया। आपने कभी ये नोटिस करा कि एवरेज बच्चा ही हमेशा एक एक्सीलेंसी की तरफ जल्दी चला जाता है? बिल्कुल जाता है, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर नहीं होता। 90% लाके तुम पे प्रेशर आ जाता है, क्योंकि तुम लोगों को तुमसे उम्मीदें बन जाती हैं, एक्सपेक्टेशन हो जाती है, तुम्हारी वजह से घर में रुतबा बढ़ता है, क्योंकि तुम्हारी और तुम्हारी वैल्यू बढ़ती है कि तुम कितना दहेज लेकर आओगे। असली चीज तो वहां पर आके अटकती है। लड़कों लड़कियों के लिए, दोनों के लिए। लड़कियों को तो बोलते कितना पड़ेगी, बट बैठ जा घर में, बैठ जा घर में। हाँ, बट पता ये कहीं ना कहीं ये मोड़ ना पेरेंट्स की तरफ जाते मुड़ जाता है। अरे पेरेंट्स को तो करना ही है। गुप्ता जी का लड़का देखो आज 95% आए हैं। हाँ, कंपैरिजन तो वही शुरू करते हैं, घर में वही शुरू करते हैं। पहले अपने बच्चे को देखे तुमने। मैं पेरेंट्स से बस ये कहूंगा, आपने बच्चा क्या अपना पर्सनल प्रोजेक्ट समझ के किया गया, पर ट्रॉफी समझा हुआ है या आपने अपनी इच्छाएं थोपने के लिए किया है कि मैं जो जिंदगी में नहीं उखाड़ पाया मेरा बच्चा उखाड़ेगा। अरे बच्चे से पूछ लो। मैं तभी मैंने बोला था कि बच्चों से पूछना जरूरी है कि उसका मन क्या करने का। मुझे कई बच्चे मिलते हैं, सर हमारा ये मन था, हमें इंजीनियरिंग करने नहीं करना, मुझे ये करना है, प्लीज सर बताइए और मैं क्या कर सकता हूँ। फिर बच्चे आके मुझसे आके बात करते हैं, सर मैं सबके सामने नहीं कह सकता, मैं आपसे अकेले में बात करूं। मैं कहा बात कर ले। मैं यही सवाल पूछने वाला था अगला कि आपसे बच्चे क्या डिस्कस करते हैं अपनी करियर को लेकर, वो प्रॉब्लम्स आज, क्योंकि वो ही एक्चुअल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो कैरियर से रिलेटेड पूछते हैं सर। बताइए ना प्लीज। अब जैसे मैं साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट ले रहा हूँ, एक हो गया, तो हाँ। अब बच्चे मुझे उसी नजर से देख रहे हैं कि मैं सर ये साइबर सिक्योरिटी पढ़ाते हैं, तो मुझे पूछते हैं कि सर मैं सब्जेक्ट इस पे जॉब कैसे मिलेगी, कौन सी जॉब मुझे लग जाए। मैं कहता भाई मुझे, मैं भी तुम्हारे साथ एक्सप्लोर करूंगा बैठ के, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, आई एम हैप्पी टू कंसीड। तो मैं उनको सामने क्या करता हूँ, लिंक्डइन अपना खोलता हूँ, लिंक्डइन पे सर्च करके उनको दिखाता हूँ, देखो ये जॉब्स अवेलेबल है, अब तुम इनसे कांटेक्ट करो, इनको ईमेल करो और बोलो कि मैंने इतना काम किया, मैं काम करना चाहता हूँ, आप भले ही मुझे एज इंटर्न रख लें, मैं कुछ समय काम करूंगा, आई विल गेन एक्सपीरियंस इन देन। तो बच्चों को मैं डायरेक्शन देता हूँ कि चीजें हैं तुम्हारे पास, बट तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें उनको खोजना कैसे है। बच्चों का दर्द क्या होता है जो आपसे डिस्कस करते हैं? बच्चों का ये तो होता है कि अपना, उनको लगता है कि सर हम बीटेक में आ गए हैं, मुझे ये करना है, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। अब वो बच्चे सेकेंड ईयर में अभी फिलहाल। मैं कहा अभी तुम सेकेंड ईयर में हो, तीसरे सेमेस्टर से लेकर थर्ड ईयर के छठे सेमेस्टर तक तुम्हारे पे 4 सेमेस्टर है, 2 साल का वक्त है। इस 2 साल के वक्त में तुम जितनी स्किल बटोर सकते हो बटोर लो। उनको मैं दिखाता हूँ कहाँ से स्किल बटोरनी है, क्या करनी है। फ्री कोड कैंप .org इतनी बढ़िया वेबसाइट है, उसके बाद सारे आपके फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं। मैं कहता हूँ सर्टिफिकेट के लिए मत पढ़ो। कोविड के समय क्या किया था लोगों ने, अटेंड करे वेबिनार, सर्टिफिकेट इकट्ठे हो गए, सारे भर भर के सर्टिफिकेट लेके आ रहे थे। कोविड जब ओवर हुआ, कॉलेज लेकर आ रहे थे सब कुछ। तो सर्टिफिकेट के लिए मत करो, सीखने के लिए करो। कुछ तुमने सीखा, उसे प्रोजेक्ट पे काम करो। अच्छा बच्चे के मैं में जो जेन अल्फा है ना, उनकी तारीफ करूंगा, जो अभी शायद 7-8 साल के बच्चे हो, वो कोडिंग सीख के अपनी खुद की वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, ओबीएस स्टूडियो पे अपना रिकॉर्ड करते हैं, कैमरा लेके अपना रिकॉर्ड करके, और वो पोस्ट करते हैं लिंक्डइन पे, लुक आई एम डूइंग दिस एज माय पर्सनल प्रोजेक्ट। वाओ। तो मैंने कहा भाई तुम इतने बड़े हो गए, 20-22 साल के आदमी बन गए, आदमी औरत बन गए, तुम क्या कर रहे हो, तुम भी तो ही करो। आपको लगता है ना जैसे आप एकदम बिल्कुल लाइक ओपन माइंडेड बंदे हो, ठीक है, बहुत अच्छे से चीजें बता भी रहे हो, आपको लगता है इंडिया में एक रेवोल्यूशनरी चेंज आना चाहिए एजुकेशन कंटेंट क्रिएशन की तरफ से? बिल्कुल आना चाहिए। मेरे जैसा, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे साथ टीचर्स जुड़े। मतलब अलग पांडे को बोलूंगा, फिजिक्स वाला बोलूंगा, आप इस पे बात करो ना, आओ इस पे मिलके काम करते हैं। हम करते हैं ना कुछ ऐसा बच्चों के लिए? बिल्कुल करते हैं, बच्चों से बात करते हैं, भाई तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे लिए हम लेकर आते हैं कंटेंट, हम लोगों को लेकर आते हैं अपने साथ, जो ऐसा अतरंगी तरीका बताएंगे और लाइव रखेंगे विदाउट फिल्टर। हाँ, अनफिल्टर्ड होना चाहिए, अनसेंसर्ड अनफिल्टर्ड होना चाहिए कंप्लीट। लाइव रखो बच्चों को क्या क्या चीजें करियर में प्रॉब्लम आ रही है, मिलती है। क्योंकि जैसे कोटा फैक्ट्री कम, वो सुसाइड फैक्ट्री ज्यादा बन गया है एक्चुअल में। तो वो बनेगा, ठीक है, बनेगा, प्रेशर तो है। कहीं ना कहीं बच्चों की मेंटल हेल्थ पे कोई ध्यान ही नहीं देता।
नहीं रहता, ठीक बिल्कुल है। नहीं रहता। तो अगर हम कुछ ऐसी एक कम्युनिटी बिल्ड करें, ठीक है, तो इसमें मतलब मैं आपके साथ हूँ। बिल्कुल करते हैं। जैसे मैं कोविड के समय की बात बताता हूँ। तो बच्चों को जैसे मैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ाता था, तो मैं वही वीडियोस जो मैं पहले डेडिकेटेडली यूट्यूब पे डालता था, उसके बाद अगले दिन मेरा लेक्चर होता था, तो उसी को मैं मेरा तैयार भी हो जाता लेक्चर करते करते। तो बच्चों से मैंने बात की कि मैं क्या बच्चे, एक चीज बताओ, तुम पढ़ने में तो अच्छी हो, तुम्हें और कोई इंटरेस्ट है, तुम्हारी हॉबी क्या है? राइट। हम्म। आप बिलीव नहीं करोगे, बच्चे ने मुझे कहा कि सर आप यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसने मुझे मेरी हॉबी पूछी है। मैं कहा क्यों? क्या? सर मुझे डांस बहुत पसंद है, मुझे कंटेम्प्रेरी करना, लिरिकल करना बहुत पसंद है, पर पेरेंट्स और आसपास के जो लोग हैं वो मना करते कि ये सब मत कर। मैं कहा बेटा एक काम कर, उसे आर्ट भी अच्छा, उसका स्केच भी अच्छा बच्चे का। मैं कहा बेटा मैं तेरे लिए बस इतना सपोर्ट कर सकता कि तू पोस्ट करेगी, मैं उसको अपने स्टोरी पे लगाऊंगा, आई एंडोर्स दैट, मेरा कमेंट आएगा, मेरी लाइक आएगा तेरे ऊपर, कोई करे ना करे मैं तेरे लिए सपोर्ट में हूं। मैं तो ही कर सकता हूँ ना, छोटा सा एक बूंद बूंद से चेंज आता है ना। नहीं सर, मैं इसमें साथ हूँ, कुछ ना कुछ हम डेफिनेटली प्लान करेंगे। और मैं सबको कह रहा हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बताना, हाँ। आपका क्या माने करने का, और आप अभी भी कर सकते हो। ये मत सोचो कि यार अब मैं क्या करूंगा, अब पेरेंट्स क्या बोलेंगे, दुनिया क्या बोलेगी। फॉरगेट इट, फॉरगेट इट। तुम्हें अपना आज कमा रहे हो ना, अपना कमा रहे हो, अपना कर रहे हो, अपने पैरों पे खड़े हो रहे हो ना, राइट। अपना कुछ पोर्शन अपनी हॉबी के लिए निकालो, निकालो, बिल्कुल तभी तुम जरूर से। स्ट्रेस से निकलोगे बाहर। मैं पहले 1.5 साल शारदा में काम किया, शारदा के ऑनलाइन एजुकेशन में, सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन। उसमें मैं एमबीए को भी पढ़ा चुका हूँ, मैं एमसीए को पढ़ा चुका हूँ, बीसीए को पढ़ा चुका हूँ। एक पूरा क्लस्टर उनको मैंने 4 ट्रेनिंग दी थी, 4 सेशन लिए थे मैंने। आई बैक, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, एआई और साइबर सिक्योरिटी, इसके मैंने टेक्नोलॉजिकल सेशंस लिए थे मैंने, जिसको सेमेस्टर 0 एंगेजमेंट कहते हैं। कि सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले की एंगेजमेंट के बच्चों को थोड़ा, लर्नर्स को, बच्चे नहीं कहूंगा, कई लोग बड़े बड़े भी होते हैं इसमें। तो उसमें एक पर्सन था आईटी इंडस्ट्री में, एयरटेल में काम कर रहा है, उसने मुझे बताया डिजिटल अरेस्ट के बारे में। तो हमारा बात चल रही थी, मैं कहा सर फ्लोर इज योर्स, काइंडली एनलाइटन अस व्हाट दिस टेक्नोलॉजी इज देयर। और इंग्लिश में हमारी बात हो रही थी। देन एज लर्नर ही टुक ऑन द सेशन, तो मैं भी सीख रहा था साथ। इतना प्यारा डिस्कशन चल रहा था उस समय, सीखने का माहौल बन गया था कि टीचर स्टूडेंट में कोई फर्क ही नहीं है। लेकिन मैं भी स्टूडेंट हूँ भाई तुम्हारे तरह। सोसाइटी को कहीं ना किसी मोमेंट, किसी ना किसी एज पे आके तो वापस करना ही है ना। तो क्या पता ये एजेंडा हम अगर फॉलो कर ले तो यहाँ से भी कुछ हेल्प हो सकती है। मैं तो कह रहा हूँ अच्छे इंसान बन जाओ, पैसा तो हर कोई कमा लेता है। वाह, बेस्ट है। पैसा हर कोई कमा लेता है, पैसा जैसे आएगा वैसे जाएगा, ये तो मान के रख लो। जिस तरीके से आ रहा है उस तरीके से जाएगा, फिर रोना मत, हाय मेरा पैसा, हाय मेरा पैसा। लास्ट के 2 सवाल। पहला ये कि रिजर्वेशन बहुत टाइम से चला हुआ रहा, आज की लड़ाई नहीं है, बट रिजर्वेशन इज बेस्ड ऑन द कास्टिज्म, ठीक है। आपको ऐसा नहीं लगता कि रिजर्वेशन इज बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज के अकॉर्डिंग होना चाहिए? होना चाहिए, मैं एग्री करता हूँ इस बात से। प्लस मैं ये भी देख रहा हूँ कि इतने सालों का शोषण जो दलितों पे, और आज भी हो रहा है, आज भी कोई ना कोई खबर आपको मिल जाएगी, बीजेपी नेता यूरिनेट कर रहा था भोपाल में उस दलित के ऊपर। ऐसी बहुत सारी खबरें आपको देखने को मिल जाएंगी। मुझे एजुकेशन साइड में बताओ कि एजुकेशन साइड में अगर मैं हाँ, बताता हूँ, इसका क्या फर्क पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि पहले तो आपको चेक्स एंड बैलेंसेस लगाने पड़ेंगे कि अगर आपकी 3 पीढ़ियां, अगर आपकी, अगर ये, मैं 3 पीढ़ी मान के चल रहा हूँ, 3 पीढ़ी अगर आपकी रिजर्वेशन का फायदा ले चुके तो चौथी पीढ़ी को आप मरते हैं। बट हु विल चेक दैट? सवाल यहाँ उठता है। सो यहाँ पे मैं अगेन गवर्नमेंट को कटघरे में लेकर आता हूँ, सरकार को कटघरे में लेकर आता हूँ। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि इसको सिर्फ 10 साल के लिए इम्प्लीमेंट करना। आजादी के, जब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिपब्लिक हमारा बना है 1950 में, इफ एम 50 है 52 में, करेक्ट कर रहा हूँ, 10 साल के लिए इम्प्लीमेंट करने को कहा था कि आप सिर्फ 10 साल इम्प्लीमेंट करना है रिजर्वेशन पॉलिसी, उसका आगे मत करना। एक स्टेट बड़ा कमाल का है, बताओ। और मैं पढ़ के इसको बड़ा शॉक्ड हुआ, ठीक है। हाँ जी। इंडिया में हाँ। जब भी हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, पिछले 10 साल का अगर आप टाइम होराइजन देखोगे तो 12% से वो घट के 4.6% पे आ गया है, कि अभी 4.6% वॉज अनएम्प्लॉयमेंट रेट। बट इसमें वो लोग अनएम्प्लॉयमेंट हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो अनपढ़ हैं वो तो, उनका रेशो तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। वो तो है ही।
जो पढ़े लिखे उनको आपने थ्रू मीडिया उनको आपने भ्रमित कर दिया कि भाई तुम पढ़ाई लिखाई मत करो, तुम पकौड़े तलो। और एक रील आजकल हर जगह, हर एक क्रिएटर ने रील बना रखी है। एक कंपनी वाला आता है, गोलगप्पे वाले से पूछता है तू कितना कमा लेता दिन में। गोलगप्पे वाला कहता बाबू जी 4,000 रुपए का डेली का डेली काम का है। तुम्हारी नौकरी बेकार है। तो इसको सुन के, पढ़ के, देख के क्या सीखोगे आप? पढ़ाई लिखाई बेकार हो गई। अगर मैं तो कह रहा हूँ, मैं उस आदमी पे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जिसने ये रील बनाई और क्या दिखा रहा है, और जो उससे प्रभावित हो रहा है उससे भी क्वेश्चन करूंगा। भाई अगर ऐसा था तो तुझे माँ बाप से बोलता कि मामा मुझे तो पढ़ना लिखना नहीं है, मुझे पकौड़े तलने जाके दुकान खोल दो मेरी। तो माँ बाप बोलते हैं कि मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ, मैं खुद करके आऊंगा, कमा के दिखा के ले। जाओ ना ठेले पे, करो कहाँ, ठेला बैठो। खोलो। हाँ जब पता लगेगा कि पुलिस वाला भी आपसे हफ्ता मांग रहा है, जिस इलाके में अपना ठेला लगा रहे हो वो वाला भी अपना यहाँ से बोलेगा यार इलाके का पैसा दे, तब पता लगेगा कि यार पढ़ाई कर लेता। बात सिर्फ वो जो बात बता रहे हैं वो भी पूरी तरह मतलब नहीं है, वो 50% सच है। पढ़ाई हम इसलिए करते हैं कि अगर मैं 12 घंटे में अगर एक सम ऑफ अमाउंट ऑफ मनी अगर मैं कमा रहा हूँ, मेरी पढ़ाई से वो 12 घंटे न लगा कर अगर मैं वो 4 घंटे में कमा लूंगा, तो बाकी के 8 घंटे में अपने और लीजर एक्टिविटीज अपने आप को भी दे सकूंगा। इसलिए पढ़ाई जरूरी है, इसलिए प्रोफेशनल एजुकेशन जरूरी है। सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपको पकोड़े तलने हैं जाके। आज की इंडियन एजुकेशन पॉलिसीज और जिस हिसाब से एजुकेशन स्ट्रक्चर डिवाइडेड है, क्या लर्निंग मिल रही है हमारी यूथ को, हमारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को? धर्म बचाओ जाके। ये ज्यादा नहीं हो गया वैसे? धर्म बचाओ सीधा से बोलते हैं, जाओ झंडा लेके जाओ, पढ़ाई लिखाई तुम्हारी पेज खाई, सब किया, माँ बाप पे को चला रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। एक लास्ट सवाल, और वही करारा जवाब चाहिए मेरे को। अकाउंटेबिलिटी किसी, सरकार की क्या, सरकार अब क्या करेगी? हमने चुन के दिया उनको। क्या चेंज लगता है आपको इंडियन एजुकेशन सिस्टम में होनी चाहिए? पहली बात, एजुकेशन पे ज्यादा बजट हमारा होना चाहिए। बजट में हमारा 4.6% ही है, नहीं 2.3%। बजट का 2.3% एजुकेशन में जा रहा है, क्योंकि चाइना 4.6% या 5% तक अपना हिस्सा रखता है। तो बजट एक बढ़ना चाहिए, पैसा आना चाहिए। टीचर्स रिक्रूटमेंट करो, आप रिक्रूटमेंट है ही नहीं, टीचर्स ही नहीं पढ़ाने वाले। आज भी स्कूल एजुकेशन में जाओ तो टीचर्स नहीं पढ़ाने वाले, और जिनको अप्लाई है उनको पढ़ाना नहीं आता, क्योंकि खुद पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि वो बस आ गए चमचागिरी करके आ गए अंदर घुसाए। तो पहले तो आप टीचर्स की पहले करो, स्कूल की हालत ठीक करो, कॉलेजेस में टीचर्स लेकर आओ। पैसा आप ये मत सोचो कि भाई रिवर्स कम कितने कम में आ सकते हो, ये वाला हटेगा पहले। और प्राइवेटाइजेशन हटके सरकार को बीच में घुसना चाहिए, यूजीसी को बीच में घुसना चाहिए कि भाई यूजीसी के नॉर्म्स बताता हूँ आपको मैं। किसी भी कॉलेज या जिसको हम कहते हैं HEI कहते हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, लोगों को पता नहीं होगा, आप जाके पढ़ लेना, यूजीसी का ऑर्डिनेंस पढ़ लेना, जो हर यूनिवर्सिटी को बाध्य है मानना। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर, 3 ग्रेड होती है। असिस्टेंट प्रोफेसर में 16 से 18 घंटे का टीचिंग वर्कलोड होता है, बाकी रिसर्च होता है। 40 घंटे होते हैं टीचर के पास हफ्ते में। अगर 8 घंटे का एक दिन माने तो 5 दिन के हिसाब से 40 घंटा। उसकी जो आय है, जो इनकम है, जो सेट की गई मिनिमम 39,100 प्लस HRA TA सब जोड़ जाड़ के इतनी बननी चाहिए। 15,600 के ऊपर जुड़ के होना चाहिए, 15,600 से 39,100 के बीच की रेंज। उसके ऊपर की रेंज आपकी आ जाती है अराउंड 40,000 से लेकर 65,000 के बीच में। जो बेसिक पे है वो असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं, फिर HRA TA DA सब जुड़ के बन जाता है। प्रोफेसर का अर्निंग 70,000 से ऊपर है, 1 लाख तक जाता है पूरा, 1.5 लाख 2 लाख तक पूरा टच हो जाता है। जिन यूनिवर्सिटीज का यूजीसी का 12B सर्टिफिकेशन है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, स्टेट यूनिवर्सिटीज है, उनमें यूजीसी का ये रूल बातें हैं, वहां पे 7th पे कमीशन भी इम्प्लीमेंटेड है। प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज ये मानते नहीं है। आज के डेट में महंगाई भत्ता, जैसे हम DA कहते हैं, डियरनेस अलाउंस कहते हैं, अराउंड 145% होगा। आई मे बी रॉन्ग, उससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में वो 90% DA दे रहे हैं, जो आके आज से 10 साल पहले 90% DA हुआ करता था। मैं एक चीज और देख रहा था कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम की पॉलिसीज में एक चेंज और में भी शायद आ सकता है कि कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज इंडिया में आएंगी, उससे कुछ चेंज पड़ेगा? वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज कौन सी आ रही है? जो वहां थकेली यूनिवर्सिटीज है वो आ रही है। हार्वर्ड नहीं सेटअप करेगा यहाँ पर, स्टैनफोर्ड सेटअप नहीं करेगा अपने यहाँ पर,
वो यूनिवर्सिटीज आ रही है जिनका कोई स्टैंडिंग नहीं है बाहर, और वो आके फिर हमें लूटेंगे। ऑब्वियसली यही तो गवर्नमेंट चाह रही है। अभी लास्ट ईयर के टिकट में 2024 में ऑस्ट्रेलिया ने 5 स्टेट को बैन किया, हाँ यूपी, हरियाणा, बिहार हाँ, यहाँ और से अगर बच्चे आ रहे 2-3। उनको रोक हाँ, के क्यों? क्योंकि फर्जी डॉक्यूमेंटेशन ही लगे। वो तो है ही। हम खुद अपनी साख बना रहे हैं बढ़िया ढंग से, अच्छे से कर रहे हैं। पंजाब में तो कुछ ये भी बच्चे हैं कि आइल्स के एग्जाम टेस्ट होता है ना, हाँ कि भाई आप दे दो, हम आपके 6.5 बैंड ले आएंगे। आराम से, यही ये सब धंधा क्या चल रहा है सर? बिजनेस मॉडल है सर, पकौड़ा तलो। मैं बता रहा हूँ ना, बिचौलिए बीच का पैसा खा रहे हैं आपका, और आप इतने जागरूक दिखने के बावजूद, इतने मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, इतनी इन्फॉर्मेशन, इतनी जानकारी के बावजूद भी अगर आप बेवकूफ बन रहे हैं, आप ठगे जा रहे हैं, तो आपसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं। वी आर डूम्ड टोटली। तो हम भारतीय खुद की बैंड बजाने में बहुत माहिर हैं, और हम फूलिशली, लिटरली मैं भारत को कहूंगा बनाना रिपब्लिक बन गया है। फूलिश पीपल, यस, मैं अपने आप को भी फूल कहता हूँ। मैंने गवर्नमेंट को वोट नहीं दिया, लेकिन मुझे देख के दुख होता है कि मेजोरिटी मेरे फ्रेंड सर्कल में अभी भी वो मानते हैं, हाँ हमारा सेवियर आ गया, हमारा मसीहा आ गया। तुम्हारा मसीहा कर क्या रहा है? 173 देशों, 173 ट्रिप्स मार चुका है हमारे पैसे से। 159 नहीं, 73 कंट्रीज में 159 ट्रिप्स। आज की हमारी फॉरेन पॉलिसी देख लीजिए क्या है। जो भी शुरुआत में मैंने कहा ही था, थर्ड वर्ल्ड नेशन है हम। तो हम ऐसे थर्ड वर्ल्ड नेशन अपने आपको क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं? हम कभी इसके तल पे चाटेंगे, कभी उसके तल पे चाटेंगे। ये हो रहा है अब आज के डेट में। सर मुझे लाइक ग्लोबल तो आई डोंट वांट टू डिस्कस, ठीक है, बिकॉज फिर वो अब बिल्कुल एकदम डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा, बट सच इसका में असर हमारे स्टूडेंट्स पे पड़ रहा है ना, जो बाहर जा रहे हैं पढ़ने के बाहर लिए। सारे पढ़ने एक स्टूडेंट को डिटेन नहीं किया गया यूएस में, डिटेन नहीं किया गया, वहां पे भी डिटेन किया था। यूक्रेन वाले वॉर में देख लेते हैं आप, यूक्रेन में कर कितने कितने हजारों की तादाद में स्टूडेंट थे जो वहां पे फंसे हुए थे। क्यों जा रहे थे वो बाहर? वो एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भारत में वो ज्यादा पैसा लग रहा है, पैसा वहां पे सस्ती हो रही है, सस्ती भी हो रही है, प्लस यहाँ पे मेहनत करनी पड़ी, वहां मेहनत नहीं करनी पड़ी उनको। सच बता रहा हूँ, हमारा इंडियन माइंडसेट जो है, हमें मेहनत नहीं करनी है। अब जो जनरेशन है ना सर, अब जनरेशन है वो मेहनत नहीं करना चाहती। जो मेहनत करना चाहते हैं वो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, टीयर 2 टीयर 3 स्मॉल टाउन्स, और जो गांव में बच्चे वो मेहनत करना चाहते हैं। जो ऊपर के जो पेट भरा हुआ है और जेब गरम वाले बच्चों को मेहनत नहीं करनी है। उनको चाहिए हाथ में मिल जाए, 50 लाख की थार मिल जाए दहेज में। दहेज वाले भी रेडी है। फिर एलिमनी की बात आती है, फिर वो बात दूसरी तरफ चली जाती है। असली मुद्दा तो यही है, बीटेक हो जाए मेरे बच्चे की, मेरे बच्चे की एमबीए हो जाए तो मैं ज्यादा दहेज मांग सकूं, मेरे बच्चे की प्राइस वैल्यू बढ़ जाए। ये कितने है सोसाइटी में अभी अरे बहुत है, अभी भी हम बदले का हैं। अभी भी हमारी वही सोच है, वही सोच है कि भाई बहू आएगी जी, सेवा करेगी जी। मैं अभी तक अनमैरिड इसलिए भी हूं क्योंकि मुझे ये बकवास सिस्टम मुझे बहुत लगता है पूरा। आप शादी करोगे ही नहीं आप? मेरा बिल्कुल मन नहीं है। अब मैं आई एम 37 और 30 के बाद अगर मुझे अपनी कंपनी खुद पसंद आने लगी है, तो मेरे स्पेशल में कोई स्पेशल ही होगी, कोई सर्कल में कोई आए। अभी तक तो मुझे कोई ऐसा दिखा नहीं, क्योंकि सबकी एक्सपेक्टेशन होती है मैं रानी की तरह जीऊं, ये करूं वो करूं। मैं कभी बराबरी की बात करते हैं चलो। मैं कहा ठीक है, ऐसे बात है कि तुम लाख 1.5 लाख फिर तो रुपए कमाओ। रानी की तरीके से तू तब जिएगी जब मैं राजा बनूंगा। मैं कह रहा हूँ, मैं ठीक है, मैं हाउस हस्बैंड बनने को रेडी हूँ, मुझे घर के काम सारे आते हैं, मैं बनने को रेडी हूँ। तुम कमा के लाओ 1.5 लाख 2 लाख, मैं करूंगा सारा काम। पार्टनर होते हैं ना, पार्टनर बनेंगे ना। तो मजाक चल रहा है। अरे और बताता हूँ, अरे भाई इसमें याद है 2020 में मैंने मेरे दोस्तों ने कहा कि तो मैट्रिमोनी वेबसाइट पे डाल अपना, मैंने डाला। अच्छा डाला आपने? हाँ, भारत मैट्रिमोनी में डाला था, बाकी तो पैसा मांगने लग जाते हैं। इंटरेस्टिंग, ये वाला पार्टी बढ़िया है। तो इस पे पहले तो उस पे कौन सी है, शादी.com, उस पे तो खैर कुछ होता नहीं है। उसके जैसे ही आपने प्रोफाइल बनाया ना, उसके 3 दिन में फोन आएगा, सर प्रीमियम ले लो प्लान, प्रीमियम ले लो, प्रीमियम ले लो 3 महीने का। मैं कहा नहीं, मुझे फ्री में कोई अगर ढूंढ के दो तो पता लगे। नहीं, तो वो तो मैंने फिर उसी दिन मैंने प्रोफाइल हटा दी, जिसने प्रीमियम की बात की, शादी.com हटा दिया मैंने। भारत मैट्रिमोनी जिसका धोनी ने ऐड किया था, मैंने वो किया। फोन आया मेरे पास, क्या आदित्य टंडन बोल रहे हैं? मैं कहा हाँ जी। कहते टंडन कौन होते हैं? मैं कहा मैनू की पता,
मैं कहा क्या क्या करना चाहते हैं, मैं कहा कास्ट वास्ट का क्या करना है, कहते हम तो भैया, हम तुमने क्या बोले थे कौन है, मैं तो याद भी नहीं क्या कास्ट बोली थी वो। मैं कहा मुझे क्या करना है, मुझे कास्ट से शादी, मुझे लड़की से शादी करनी है, लड़की चाहिए मुझे, कास्ट नहीं चाहिए मुझे कोई। कहता कि भाई अच्छा हमें तो जानना आप कौन सी कास्ट के हैं, आपका टंडन का राजपूत होते हैं। मैं कहा मुझे नहीं पता, कि आपके पेरेंट्स ने नहीं बताया आपको कौन सी कास्ट है। मैं कहा बताया भी नहीं, मैंने पूछा भी नहीं कभी जिंदगी में। ओ, मैंने कहा अच्छा ये लड़की और बता, लड़की कितना कमाती है। कहते कि अभी बीएड कर रही है, आप चाहोगे तो जॉब भी कर लेगी। मैंने कहा व्हाट, लड़की की माँ से बात हो रही है। तो मैं समझ गया कि आज भी वो स्थिति है, लड़का ही कमाए, लड़का ही कमाए, और लड़की लड़की भी अगर कमाना चाहती है तो कमाने का उसको देते नहीं, कमाने के बाद भी उसको कहते घूंघट रखो। खान सर की शादी में जो उनकी वाइफ है वो अभी भी घूंघट में जी रही है। हमारे देश, हमारे अभी भी लड़कियों को वही उसी तरह से, तो अभी स्थिति वो भी वही है मैट्रिमोनियल स्तर पे। वो कहते हैं कि भाई, हाँ फिर मैंने पूछा, मैं कहा ऐसा थोड़ी होता है, आज तो जमाना आज बदल चुका है कि भाई अब तो कास्ट वास्ट कौन देखता है। कहते हैं भाई लव मैरिज में तो चलो चलता है, लेकिन यार अरेंज में देखना पड़ता है। मैं कहा भैया हमारा देश आज भी वही दकियान उसी चीजों पे चल रहा है। औरत को आज मैं ब्लंटली बोल रहा हूं, मैं ये औरत को बच्चा पैदा करने की मशीन समझ लिया जाता है। बच्चा पैदा करो, अपनी जॉब वॉब भूलो। क्यों एक औरत से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो शादी करके आएगी और यहाँ पर अपना सारा घर का काम करेगी, जॉब करनी तो उसकी इच्छा है जॉब करने की। हमने तो नहीं कहा कि जॉब करनी जरूरी है। तो जब तक ये स्थिति रहेगी तो सिचुएशन ऐसी रहेगी। तो एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन आ कहाँ रही है, एजुकेशन किस में जा रही है, दहेज में। मुझे तो ये भी लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में ना तो एजुकेशन है और ना सिस्टम है। ना, बिल्कुल नहीं है। मैं तो कहूंगा अगर केरला का एग्जांपल भी ले तो 99% लिटरेट लोग हैं वहां पर। नम्बी नारायण के साथ क्या हुआ था, नम्बी नारायण जो पहले हमारे स्पेस प्रोग्राम का जो स्टार्ट करने का जो काम था आईआईसी बेंगलोर में, वो उन्होंने ही किया था, डॉक्टर नम्बी नारायण। उनकी फैमिली के साथ क्या किया, एक फॉल्स खबर के ऊपर उनकी पूरी फैमिली को प्रताड़ित किया गया, उनको प्रताड़ित किया गया। लिटरेट स्टेट। हमारे बाप दादा कहावत बोलते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब खराब। खराब। बट अब ये उल्टा हो रहा है, मुझे तो लग रहा है अब तो खेल कूद खेल कूद लो, ठीक है, एक हद तक खेल कूद लो, पर पढ़ाई भी जरूरी है। क्या बोलोगे स्टूडेंट के लिए, कोई मैसेज आप छोड़ना चाहते तो प्लीज। मैं बस ये कहूंगा बच्चों, अपने दिमाग ओपन रखो, ठीक है। तुम्हारे सामने कई मुद्दे आएंगे, कई सारी चीजें आएंगे, बहुत सारे तुम रील्स देखोगे, बहुत वीडियोस देखोगे। एक पर्सन कोई ऐसी बात करेगा जो आपको बहुत कंपेलिंग लगेगी, पर वो जो प्रूफ दे रहा है उस प्रूफ को तुम वेरीफाई करोगे। सेम वे दूसरा पर्सन जो प्रूफ दे रहा है उसको भी तुम वेरीफाई खुद करो कि क्या ये जो बात कह रहा है वो सही कह रहा है या नहीं कह रहा है। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम अपना दिमाग अवश्य लगाओगे, क्योंकि तुम रह नहीं सकते दिमाग लगाए बिना, तुम सोचे बिना नहीं रह सकते। यू कांट स्टॉप थिंकिंग। तो अपनी थिंकिंग को प्रॉपर विजडम में लगाओ, देखो कि दोनों चीजें क्या कह रही है, और इसमें इन्फॉर्म्ड अपनी सोच रख के वही पैटर्न, वही तरीका, अप्रोच अपनी कैरियर चॉइस के लिए भी रखो कि मेरे लिए कौन सा कैरियर मुझे पसंद है। अच्छा हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट है, एक बच्चे का इंटरेस्ट है बीट बॉक्सिंग में, बट वो कहता है सर मैं फुल स्टैक कर लूंगा तो मेरी नौकरी रहेगी, तो माँ बाप मुझे बीट बॉक्सिंग करने देंगे। कर लो ऐसे, अपनी ऐसी कोई स्किल तैयार कर लो जिससे तुम्हारी जॉब पक्की रहे, साथ साथ तुम अपना पैशन भी फॉलो करते रहो, तुम्हारी लाइफ बहुत बढ़िया रहेगी। तुम जो भी डिसीजन लो, इन्फॉर्म्ड डिसीजन लो, किसी के बहकावे में मत आना, सुनना सबकी, करना अपनी सोच समझ के। बस मैं ये कहूंगा। परफेक्ट सर, एंड थैंक यू आदित्य सर, थैंक यू सो मच।